तो मैं बात कर रहा था कि अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है अपने पास, तो मैं कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में ना मैं क्या करूंगा कि देयर इज टू टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, आइदर इट विल बी sp3 और dsp2। अगर sp3 होगा तो अपन उसे कहेंगे टेट्राहेड्रल, और अगर dsp2 होगा तो मैं उसे कहूंगा स्क्वायर प्लेनर। दोनों का ही स्ट्रक्चर बनाना अपन को आता है, स्क्वायर प्लेनर भी आता है, ऑल द बॉन्डिंग एंगल 90, और टेट्राहेड्रल ऑल द बॉन्डिंग एंगल्स 109.28 मिनट्स। ठीक है, तो अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो मुझे इधर ये हाइब्रिडाइजेशन लिखना है या फिर ये वाला। और अपन को एक बात पता है कि अगर s और p से आप d लिखोगे तो ये 3d ऑर्बिटल होता है, और s और p के बाद अगर d लिखोगे तो वो 4d ऑर्बिटल होता है। ठीक है, तो विल राइट लाइक दिस, विल डायरेक्टली कम टू द एग्जांपल। अपन एग्जांपल 1 लेते हैं, कांसेप्ट इज सेम जो अपन ने पहले लिखा था। तो अपन एग्जांपल में क्या करेंगे, अपन लिखेंगे जैसे लिख लेते हैं अपन कि भाई हमारे पास गिवन है दैट इज COCl4, और इसको मैं 2 नेगेटिव लिखता हूं। अभी कोऑर्डिनेशन नंबर अगर छोटा है ना तो मेटल आयन का भी ऑक्सीडेशन स्टेट छोटा होता है जनरली। मैं आपको बताऊंगा कि कौन से मेटल आयन कितना ऑक्सीडेशन स्टेट अगर है मेटल आयन में, अगर ऑक्सीडेशन स्टेट अपन को पता है तो वो कितना कोऑर्डिनेशन नंबर बना सकता है। ठीक है ना, क्योंकि होता क्या है ना, जैसे अपन अज्यूम करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मेरे पास, मैंने आपसे कहा कि भाई मेरे पास Na+2 है और Na+3। हम सबको पता है कि दिस इज अ स्ट्रॉन्गर लुईस एसिड देन दिस। अगर ये स्ट्रॉन्गर लुईस एसिड है इससे, तो इसका लीगेंड को अट्रैक्ट करने का टेंडेंसी ज्यादा होगा इसके कंपैरिजन। इसका मतलब है इसका टेंडेंसी ऑक्टाहेड्रल बनाने का ज्यादा होगा इसके कंपैरिजन। ऑक्टाहेड्रल इसलिए क्योंकि ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर होगा तो लीगेंड को भी ज्यादा पुल करेगा। तो अगर ज्यादा नंबर ऑफ लीगेंड पुल होंगे इसकी तरफ, तो ऑब्वियसली बात है, विल से दैट इसका ऑक्टाहेड्रल बनना ज्यादा इजी होगा रादर देन दिस। ठीक है ना, तो अपन ऐसे बता सकते हैं। अब अपन चेक करेंगे, जैसे COCl4 है, कंसेप्ट इज सेम, आई हैव टोल्ड यू दैट पार्ट, कंसेप्ट में कोई चेंज नहीं है। पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कोबाल्ट लिख लें। कोबाल्ट इज 3d7 4s2 एंड p0 लिखने की जरूरत भी नहीं है। तो विल राइट दैट 3d7 4s2 3d7, और अगर इसका +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है तो मैं इसको हटाने वाला हूं। सो कोबाल्ट +2 इज दैट इज 3d7 एंड 4s2 लिखने की जरूरत नहीं, 0। तो वी कैन राइट लाइक दिस बाय इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d7 का मतलब ये हो गया, वी ऑल नो दैट व्हाट इज 3d7, राइट ना। 3d7 विल बी लाइक दिस। नाउ व्हाट विल डू, इसमें ये 4s है, ठीक है, और इसमें 4p होगा। वैसे अगर देखा जाए तो एक बात अपन को पता है, ये 3d है, हाइब्रिडाइजेशन जो है वो डी से लेके, मतलब एक डी यूज होगा 3d का, मतलब यहां से यहां तक ही हो सकता है बस भाई, या तो DsP2 होगा या फिर sp3 होगा। मतलब दो ही टाइप से हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल है। दो ही टाइप से पॉसिबल होने का मतलब है, या तो आप DsP2 लिखोगे, एक तो ये हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल है, और दूसरा हाइब्रिडाइजेशन जो पॉसिबल होगा वो या तो आप ये वाला लिखो, ये क्या हो जाएगा sp3, और ये वाला क्या हो जाएगा DsP2। मतलब दो ही हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल है बस, या तो DsP2 होगा या फिर sp3 होगा। मतलब यहां से यहां तक ऑर्बिटल ही यूज होंगे हाइब्रिडाइजेशन। अब अपन जैसे पहले करते थे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मेटल आयन लिख लिया। अब लीगेंड का स्ट्रेंथ चेक करेंगे, द लीगेंड इज वीक, so there is no pairing of electrons. So since the ligand is weak, है ना, since the ligand is weak, ये ligand जो होगा वो weak ligand होगा Cl तो। so अगर ligand weak होगा तो what we will say, if the ligand is weak, no pairing of electron in the configuration of metal ion, तो अपन ने postulate में ही लिखा हुआ है। so there is no pairing of electrons, तो मैं इसको हटा के लिख देता हूं भाई, there is no pairing of electron in the electronic configuration of metal ion. So no pairing of electron in
कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मेटल है। अगर पेयरिंग नहीं होगा तो डी खाली नहीं होगा, और डी खाली नहीं होगा तो हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp3। देयरफॉर हाइब्रिडाइजेशन विल बी है ना इज sp3। तो अपन ने कौन कौन से ऑर्बिटल यूज कर लिए, एक Cl इसमें, एक Cl इसमें, एक Cl इसमें और एक Cl इसमें। इन सब के जो एनर्जीज होंगे वो एक जैसे होंगे। मैंने एक बार बना के दिखाया था आपको कैसे हो जाएगा, ये चारों मिक्स हो जाएंगे और चार नए ऑर्बिटल्स बनेंगे, चार नए ऑर्बिटल्स ईच ऑफ sp3 hybridized, and this will be paramagnetic because of the 3 electrons, right now hybridization this, and mu will be equal to 3.90 pm. We know that how to calculate the mu कैसे कैलकुलेट करते हैं, by right ना, so mu will be equal to, we used to calculate like this, under root of n into n plus 2 where bm है। so यहाँ पर जो n है where n is equal to, यहाँ पर n का वैल्यू कितना होगा, n का वैल्यू यहाँ पर 3 होगा। How we know that it has 3 n का वैल्यू, because 3 n पेड इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। ठीक है भाई, अगर लीगेंड स्ट्रांग होता तो मैं पेयरिंग कर देता, और लीगेंड स्ट्रांग होगा तो अपन पेयरिंग करेंगे और बताएंगे भाई कैसे उसको लिखेंगे। तो चलो देखते हैं, दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। अभी व्हाट आई विल डू, विल राइट दैट कि अगर हमारे पास गिवन है NiCN होल 4 और इसको 2 नेगेटिव लिख लेते हैं, ये एग्जांपल 2 हो जाएगा। ठीक है, अब Ni का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो अपन लिखते हैं भाई Ni विल बी इक्वल टू, that is 4s2 3d8, or you write 3d8 4s2, you know that you can write any way, we have to remove 2 electrons because oxidation state is +2, therefore Ni plus 2 is 3d8 4s0। we'll write that कॉम्प्लेक्स के लिए अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा Cn होल 4 2 नेगेटिव, विल राइट लाइक दिस, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स, मैं इसको ऐसे लिख लेता हूं कॉम्प्लेक्स के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो D के लिए तो I'll write that 3d8 means it is like this, pairing will take place when each electron will have this। तो इसमें अपने पास 4s खाली होगा और P भी खाली होगा, it will be like this, है ना, P पूरा खाली पड़ा होगा। Now what we'll do, we'll say that since ligand is strong, since ligand is strong, हमें कैसे पता चलेगा ligand strong है, क्योंकि कार्बन डोनर है। अपन को पता है अगर कार्बन और नाइट्रोजन डोनर होगा, आप कोई भी ligand लिखो हमें फर्क नहीं पड़ता, it will be a strong ligand। तो अपन क्या है, ligand is strong, so pairing will take place, pairing take place। अगर ligand strong होगा तो अपन पेयरिंग करेंगे, इसको इसमें लेके आएंगे तो एक डी खाली हो जाएगा, फिर तो we'll write like this, है ना, फिर तो एक डी खाली हो गया, एंड वी गेट द इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन विल बी लाइक दिस, 8 इलेक्ट्रॉन ऐसे होंगे और ये 4s होगा और ये 4p होगा। तो अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे भाई इधर ना Cn था तो एक Cn यहाँ डोनेट करेगा, एक Cn यहाँ डोनेट करेगा, एक Cn यहाँ और एक यहाँ, कितने ऑर्बिटल यूज किए अपन ने, तो अपन कहेंगे ये d ऑर्बिटल, एक s ऑर्बिटल और 2 p ऑर्बिटल, देयरफॉर हाइब्रिडाइजेशन इज dsp2। तो अपन लिखेंगे भाई इसका हाइब्रिडाइजेशन जो होगा ना इज dsp2, ये लो भाई ये आ गया आपके पास, हाइब्रिडाइजेशन इज dsp2। तो लाइक दैट वी कैन राइट दैट कि भाई हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, हमें कैसे बताना है, राइट ना, कि हाइब्रिडाइजेशन एंड द पैरामैग्नेटिक, इसमें तो मैग्नेटिक मोमेंट विल बी 0, म्यू विल बी 0 एंड कलरलेस। ऑब्वियसली बात है, अगर म्यू 0 होगा तो अपन उसे क्या बोलते हैं, कलरलेस भी बोलते हैं। सो विल गेट लाइक दिस। तो इसमें कंसेप्ट बिल्कुल वही रहेगा सेम, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। नाउ वी कैन हैव फ्यू मोर एग्जांपल फॉर दैट, अपन कुछ और एग्जांपल लिखेंगे। तो मैं कुछ एग्जांपल में अब बहुत ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वी कैन डायरेक्टली राइट। सपोज मेरे पास ऐसे लिखा, मैं एग्जांपल 3 की बात, अब अपन कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में काफी सारे एग्जांपल डिस्कस कर सकते हैं। जैसे मुझे गिवन है, सपोज करते हैं अपन कि भाई मेरे पास गिवन है दैट इज FeCN होल नेगेटिव, वैसे 3 पॉजिटिव लिखूंगा अगर तो वी नो दैट वो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 भी बना सकता है, बट वी आर राइटिंग कि अगर ऐसे है तो क्या करें। तो अपन कहेंगे ठीक है भाई
Fe+3 होगा तो 3d6 4s2 था, और +3 होगा तो इसको हटा देंगे, 5 लिखेंगे, ये 0। आयरन का आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी लिख सकते हैं, so that you can write Fe+3 will be equal to 3d5 4s0। now what, d5 होंगे तो 5 इलेक्ट्रॉन लिखते हैं। Fe+3 के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन will write that d के 5 इलेक्ट्रॉन होंगे ऐसे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और 4s0 and we have 4p, ये 4s। now what we'll say that ligand is strong, इसका पेयरिंग कर लो, since ligand is strong है ना, तो अगर ligand strong होगा then pairing take place, तो अपन क्या करेंगे ना, अगर ligand strong होगा तो अपन पेयरिंग करेंगे, और पेयरिंग करेंगे तो विल राइट लाइक दिस, कोई पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो इधर इलेक्ट्रॉन आएगा, विल राइट लाइक दिस फॉर द कॉम्प्लेक्स, और ये पेयरिंग कब होगा, जब ligand आएगा, बिकॉज ligand विल पेयर अप द इलेक्ट्रॉन्स। तो इसको भी पेयरिंग करूं क्या, नहीं, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 4, मतलब वी कैन ओनली फॉर्म DsP2, हम T2sp नहीं लिख सकते, जो हाइब्रिडाइजेशन बताया वो फिक्स होगा। तो अपन कहेंगे ठीक है भाई कोई बात नहीं, इसको यहाँ शिफ्ट कर लेते हैं, अगर यहाँ शिफ्ट करेंगे तो विल गेट लाइक दिस, मतलब लिगेंड उतना ही इलेक्ट्रॉन पेयर करेगा जिससे कि विल गेट द 1 एम्प्टी d ऑर्बिटल, उतना ही पेयरिंग शो करेगी, ठीक है। तो विल राइट दैट ये हो गया अपने लिए 4s और ये हो गया अपने लिए 4p, तो ये 3d था, ये 4s था, ये 4p था, तो मैं कहूंगा भाई इसमें ना चार लिगेंड्स हैं, चारों लिगेंड डोनेट करेंगे, एक CN इधर, एक CN इधर, एक CN इधर और एक CN इधर, हाइब्रिडाइजेशन इज DsP, therefore DsP2 and magnetic moment will be 3.90 Bm, that is the math। तो ठीक है, विल राइट लाइक दिस, हमें फर्क नहीं पड़ेगा। अगेन वी कैन से दैट, अगर मान लो मैं दूसरा एग्जांपल है, तो दूसरे एग्जांपल में आई राइट दैट, तो मेरे पास में NiCO4, वी ऑल नो दैट कि कार्बोनाइल पे चार्ज 0 होता है, अगर कार्बोनाइल पे चार्ज 0 होगा तो ऑब्वियस सी बात है इसमें तो अपन कहेंगे Ni चार्जेस 0, मतलब वो न्यूट्रल ही रहेगा, तो 3d8 लिखेंगे और 4s2 लिखेंगे, विल राइट लाइक दिस, ठीक है। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अभी इसको आप मेटल लाइन बोलो या मेटल बोलो, डजंट मैटर, व्हाई इट इज सो, क्योंकि यहाँ पर चार्ज ऑफ Ni तो 0 है, मतलब मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Ni जो लिखूंगा वो ऐसे लिखूंगा जैसे मैं बताने वाला, राइट ना, ये अपन वहां लिख लेते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Ni जो होगा वो अपन ऐसे लिखेंगे, ठीक है, इसमें पेयरिंग हुआ था तो मैं इसको ऐसे लिख लेता, तो Ni के लिए विल राइट दैट 3d ऑर्बिटल्स जो होंगे वो ऐसे कर लेते हैं, तो ये 3d ऑर्बिटल्स है, ये 4s ऑर्बिटल है और ये 4p ऑर्बिटल, इससे आगे बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो अपन क्या करेंगे, d में कितने इलेक्ट्रॉन्स थे 8, विल राइट लाइक दिस, ठीक है भाई 8 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ, राइट ना, वो पहले एक एक इलेक्ट्रॉन लिखेंगे फिर पेयरिंग करेंगे, इट डजंट मैटर, वी नो दैट। अब अपन क्या करेंगे भाई, इसमें तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें भी है, तो लिगेंड इज स्ट्रॉन्ग, तो लिगेंड इज स्ट्रॉन्ग, अपन को कैसे पता स्ट्रॉन्ग, बिकॉज कार्बन डोनर है ना, कार्बन डोनर होगा तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा। अब अगर लिगेंड स्ट्रॉन्ग है सो इट कैन पेयर अप इलेक्ट्रॉन इन मेटल और मेटल आयन कॉन्फ़िगरेशन, ये बात अपन को पता है ना। कॉन्फ़िगरेशन कहाँ पेयरिंग करते हैं अपन, जैसे यहाँ का, जब अपन ने मेटल आयन लिखा उसके बाद अपन ने उसको पेयरिंग किया था, तो यहाँ तो न्यूट्रल एटम है, यहाँ तो पेयरिंग मेटल में ही करनी होगी, तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, यहाँ से इस ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है इनको मैं एक एक इलेक्ट्रॉन लेके पहले तो इसको पेयरिंग कर देता हूँ, और उसके बाद इसको पेयरिंग करने के बाद दोनों इलेक्ट्रॉन इसमें लेके जाऊंगा और ये इलेक्ट्रॉन इधर लेके जाता हूं। अच्छा,
एस से भी डी में इलेक्ट्रॉन ले जा सकते हैं। हाँ बिल्कुल, अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड है किसी में भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता मैं उसका पेयरिंग करता। व्हाट इज सो, बिकॉज क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में मैंने कहा था आपको बताऊं, एक एग्जांपल मैंने ये पहले भी दिया हुआ है आपको कार्बोनाइल का। तो फिर कहेंगे ठीक है भाई, विल राइट दैट कि हमारे पास ऐसे आ गया, मतलब मुझे अगर NiCO4 है ना, ये अपन ने पहले ही पढ़ा हुआ है कंपाउंड, इट इज अ गैसियस कंपाउंड, ये वोलेटाइल कंपाउंड होता है, इजीली सब्लिमाइज होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, राइट ना, निकल कार्बोनाइल। तो अपन क्या करेंगे, इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में विल राइट लेंगे, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मतलब ये भी पेयरिंग हो जाएगी और ये दोनों इलेक्ट्रॉन भी इसमें, राइट, ये इसका पेयरिंग होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर सारे ही डी ऑर्बिटल फिल्ड हैं तो हाइब्रिडाइजेशन तो हमेशा sp3 होगा। तो वी कैन राइट लाइक दिस, भाई ये sp3 होगा बिकॉज एक इलेक्ट्रॉन p वाला ये होगा और इसके p वाले इलेक्ट्रॉन ऐसे, तो कितना CO है, 4 CO है, तो 4 CO लिख देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपन क्या कहेंगे, एक CO इधर, एक CO इधर, एक CO इधर और एक CO इधर, इधर भी 2 इलेक्ट्रॉन है, 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 देयरफॉर हाइब्रिडाइजेशन इज dsp2। we know that you are writing this, it means it is hybridization, but स्कूल में properly लिखेंगे आपको। so and I will write that mu will be equal to 0, so it is colorless, इसको बोलेंगे अपन colorless। अब ठीक है, we got that, we can have next example, example 5 लिख लेता हूं मैं। तो अब थोड़ा सा कुछ बोल रहा है, कैसे होगा? डी sp3 ठीक है, तो वो sp3 होगा क्योंकि डी के सारे ऑर्बिटल फिल्ड है, राइट ना, तो अपन ऐसे बता सकते हैं। अब मैं सोच रहा था कि भाई आप कुछ कंपाउंड्स आप मुझे कैलकुलेट करके दिखाओगे, ठीक है ना, कि कैसे अपन को बताना है कि व्हाट विल बी द राइट, व्हाट विल बी द हाइब्रिडाइजेशन। तो चलो भाई ठीक है, अपन लिखते हैं, मेरे पास गिवन है एक, ये लिखो भाई आप CO PY होल 4 2 पॉजिटिव, ठीक है। फिर एक लिखते हैं अपन, अब मैं ना डायरेक्टली आपको सीधा हाइब्रिडाइजेशन लिखूंगा। अब अपन मैग्नेटिक मूवमेंट और हाइब्रिडाइजेशन डायरेक्टली लिखेंगे एक टेबल में कि भाई इसके लिए क्या होंगे हाइब्रिडाइजेशन और मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होंगे, वो डायरेक्टली लिखेंगे। अब जिंक, और जिसके लिए आप कहोगे उसके लिए मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, ZnH2O होल 4 2 नेगेटिव 2 पॉजिटिव है। Then I will write that copper H2O whole 2 positive. Then we can write कुछ कंपाउंड अपन यहां भी लिखते हैं, then I can write that cobalt En whole twice 2 positive. Then I will write that NiC2O4 whole twice 2 negative. And I will write that NiCl2 PPH3 whole twice. These are the compounds, let us say we are having. तो अपन इनके हाइब्रिडाइजेशन और मैग्नेटिक मूवमेंट लिखेंगे और चेक करेंगे। We know the concept कैसे लिखना होता है, तो let us check।
देखते हैं कैसे लिखेंगे फिर इनको।
मैग्नेटिक मोमेंट भी बताना है। मुझे लगता है कि आपने काफी सॉल्व कर लिया होगा। शुरू करूं? राइट ना? मेरे ख्याल से काफी कुछ कर लिया होगा तुम लोगों ने। मैं एक बार शुरू कर लेता हूँ। ठीक है, तो फिफ्थ की बात करें, कोबाल्ट +2। पेरिडीन जनरली जो ऑर्गेनिक लिगेंड होते हैं, मैंने आपको बताया है, उसमें जो न्यूट्रल लिगेंड होते हैं उसमें मैंने आपको पेरिडीन लिखवाया है। पेरिडीन इज लिगेंड, इट्स अ न्यूट्रल लिगेंड। ठीक है ना? और डोनर एटम क्या होगा? नाइट्रोजन। इफ नाइट्रोजन इज अ डोनर एटम, इट इज अ स्ट्रॉन्ग लिगेंड।
तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, तो ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है पी वाई, है ना, पी वाई इज नथिंग बट pyridine है ऐसे, एंड इट इज अ स्ट्रॉन्ग लिगेंड, ये डोनर है, ठीक है। तो कोबाल्ट इज 3d7 4s2, so cobalt plus 2 is 3d7, 3d7 का मतलब है will have like this, है ना, 3d7 का मतलब है will have like this, 5 6 and ये 7। अभी व्हाट वी हैव टू डू, मुझे यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना है, कितने, 2 इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो 4s2 भी था, और 4s2 से अगर मैं इलेक्ट्रॉन निकालूंगा तो विल गेट लाइक दिस। नाउ व्हाट, तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, अभी अपन क्या कर सकते हैं इसमें, इसमें अपन इसको पेयरिंग करेंगे और हाइब्रिडाइजेशन बता देंगे। पेयरिंग क्यों करेंगे, बिकॉज द लिगेंड इज स्ट्रांग, विल गेट दैट, ये DsP2 है, और इधर अपन लिखेंगे द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एक पेयरिंग करने के बाद एक बचेगा, तो 1.73 इज द, इसकी बात कर लेते हैं। जिंक होगा तो इट विल बी 3d10, जिंक के केस में विल राइट दैट इट विल बी 3d10 4s2, और जिंक आयन होगा तो विल राइट दैट इट इज 3d10, मतलब ये सारे के सारे फील्ड होंगे, मतलब जिंक में कॉम्प्लेक्स कोई भी हो, इससे फर्क नहीं पड़ता कि भाई लीगेंड कौन सा है, हाइब्रिडाइजेशन इज sp3, व्हाई इट इज सो, वहां पेयरिंग के चांसेस ही नहीं है, ऑल द d ऑर्बिटल्स आर फिल्ड, तो अपन कहेंगे भाई ये बनेगा sp3 और ये बनेगा होगा 0। अब अपन कॉपर की बात करते हैं, कॉपर में विल राइट दैट इट इज लाइक दिस, कॉपर इज लाइक, है ना, कॉपर इज लाइक, कॉपर प्लस 2 होगा तो इट इज लाइक दिस इज कॉपर प्लस 2। अभी व्हाट वी कैन से दैट कि कॉपर अगर है तो वाटर लीगेंड होगा वहां पर, अभी वाटर अगर लीगेंड होगा तो उस केस में कॉपर प्लस 2 के केस में, क्योंकि अमोनिया एंड वाटर दे आर प्रेजेंट एट द बाउंड्री लाइन, मैंने आपको बताया था लीगेंड का स्ट्रेंथ कैलकुलेट करके बताया था मैंने आपको, दे आर प्रेजेंट एट द बाउंड्री लाइन, इसके बाद OH फिर से FCl Bri, तो water is present at a boundary line, तो in some cases it can behave as strong ligand, वो एक केस है इसका, तो मैं लिखना चाहता हूं उस केस को, क्या लिखना चाहता हूं मैं, कि अगर कोई एक्सेप्शन जैसे होगा तो अपन उस एक्सेप्शन जैसे के लिखेंगे कि भाई व्हेन वाटर अदरवाइज इट शुड एक्ट एज अ वीक लिगेंड, लेकिन इस केस में ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड जैसे बिहेव करेगा, व्हाई इट इज सो, बिकॉज जब भी D9 बनेगा ना, तो अगर लिगेंड का थोड़ा भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा स्ट्रेंथ, तो फिर वो एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को पुश आउट कर देगा, रिपेल करके बाहर निकाल देगा, तो अपन कहेंगे ठीक है भाई एक एक्सेप्शन मेरे पास आ गया, ये अपन एक्सेप्शन लिख रहे हैं भाई, इसमें थोड़ा सा एक्सेप्शन ज्यादा ही होता है इस चैप्टर में, इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के पार्ट में, लेकिन हम बहुत ज्यादा एक्सेप्शन के बारे में नहीं लिखेंगे, व्हाई इट इज सो, बिकॉज बहुत ज्यादा एक्सेप्शन नहीं पूछना है जनरल, जब तक कि वो कोई एक जनरलाइज टर्म ना, तो उतना ज्यादा एक्सेप्शन के बारे में नहीं पूछेंगे तो अपन लिखेंगे भी नहीं, अदरवाइज हर बार क्या होगा अपन उनको याद करने की कोशिश करेंगे, लेकिन कुछ एक्सेप्शन ऐसे हैं जो जनरलाइज्ड हैं, मैं उनको बताऊंगा, राइट ना, कुछ एक्सेप्शन ऐसे होंगे जो जनरलाइज्ड होंगे, वो मैं आपको बता दूंगा कि ये जनरलाइज्ड कर सकते हैं। सो H2O इन Cu+2 act as राइट ना स्ट्रॉन्ग लिगेंड, ठीक है ना, देयरफॉर DsP2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, तो मैं इसको DsP2 लिखने वाला हूं, क्यों, क्योंकि ये वाला इलेक्ट्रॉन एक बाहर स्पिन आउट होगा, किसमें, यहाँ पर एक 4s इलेक्ट्रॉन होगा, जैसे मैंने पहले भी आपको बता रखा है वो स्पिन आउट वाला पार्ट, तो ये वाला अपन इसमें शिफ्ट कर देंगे और बाकी आपका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा क्या, DsP2, ये हो जाएगा, तो ये अपन को थोड़ा सा एक्सेप्शन पढ़ना पड़ेगा, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1, क्योंकि जो इसमें इलेक्ट्रॉन होगा वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, और अपन उसे लिखेंगे 1, एक तो वो हो जाए, दूसरा अपन लिख सकते हैं दैट इज इसमें तो ऑब्वियसली बात है En का मतलब, अब ये फिर कोबाल्ट आ गया,
कोबाल्ट तो 3d7 4s2 होता है, और कोबाल्ट +2 है तो विल राइट दैट कोबाल्ट +2 मींस 3d7, और 3d7 का मतलब है Ea, 3d7 का मतलब होगा अपने लिए Ea, राइट? सो दिस इज अबाउट द 3d7, ये आपका 3d7. Now what we'll do, the ligand is strong. Why the ligand is strong? Because it is a nitrogen donor. En होगा तो इथाइलिन डाइअमाइन, इथाइलिन डाइअमाइन होगा तो इट विल बी अ, इथाइलिन डाइअमाइन होगा तो इट विल बी अ नाइट्रोजन डोनर इन दैट, सो इट विल बी अ स्ट्रॉन्ग लिगेंड. ठीक है ना? तो मैंने यहाँ पर जो लिखा अपन ने, पिछले क्वेश्चन में शायद कोई पूछ रहा है कि वो 3d9 होगा ना उसका कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कॉपर का 3d9 ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 4s0, क्योंकि कॉपर अपन ने ऐसे लिखा था 3d10 और 4s1 लिखा था अपन, तो ऑब्वियसली बात है 3d9 होगा. तो इसमें ये ऐसे होगा और ये 10 और ये 1 है, तो इससे एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे और एक इससे, तो कॉपर +2 विल बी दिस, राइट? सो जो भी मैं आपको लिख रहा हूँ, जो भी आप बता रहा हूँ, मैं आपको लिख के बता रहा हूँ. मे बी पॉसिबल क्योंकि अपन छोटा सा पार्ट लिख रहे हैं ना, उसी में चेंज करते रहेंगे. तो बट यू नो द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सारा का सारा, राइट ना? पहले भी मैंने आपको बताया. तो आप क्या करोगे, इसमें अपन को पता है कि आप जब कोबाल्ट +2 लिखोगे तो 4s वाले इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, तो ये कौन से 3d वाले इलेक्ट्रॉन बचे. अब अपन कहेंगे भाई आप बताओ लिगेंड का स्ट्रेंथ. लिगेंड इज स्ट्रॉन्ग, तो मैं इसको यहां शिफ्ट करने वाला हूं इसमें. तो ठीक है, DsP2 हाइब्रिडाइजेशन, तो मैं इसमें लिखने वाला हूं इधर ही है ये DsP2 हाइब्रिडाइजेशन, और एक अनपेड इलेक्ट्रॉन बचेगा, तो 1.732 इज द मैग्नेटिक मोमेंट. जिसमें मैग्नेटिक मोमेंट है वो कलर्ड है, जिसमें नहीं है वो कलरलेस है. देन वी कैन राइट दैट ऑक्सिलेट है. तो निकल Ni की बात करेंगे तो Ni इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 10, और वो Ni+2 है. इसमें Ni+2 होगा तभी तो, क्योंकि ये ऑक्सिलेट है, ऑक्सिलेट पे -2 चार्ज होता है और रिमाइंडर 2 है, इसका मतलब ये +2 होगा. तो Ni+2 का मतलब हो गया अपने पास 3d8, ये 8. अब अपन चेक करेंगे लिगेंड इज स्ट्रॉन्ग. इसमें मैंने आपको पहले बताया था कि देखो भाई, ऑक्सीजन इज अ वीक डोनर एटम, ये मैंने आपको बताया पहले. ऑक्सीजन एटम इज अ वीक डोनर एटम. लेकिन अगर ऑक्सीजन कीलेशन कर रहा है, मतलब रिंग फॉर्म कर रहा है, तो इट विल एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग लिगेंड. सो ऑक्सीजन एज अ पार्ट ऑफ रिंग विल बी स्ट्रॉन्ग डोनर इफ इट फॉर्म्स, क्या बनाएगा, कीलेशन. तो अगर रिंग बन रहा है तो अपन कहेंगे फिर तो वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड जैसे बिहेव करेगा. और यहां पर ऑक्सिलेट होगा ना, तो ऑक्सिलेट के स्ट्रक्चर में अपन ऐसे लिखेंगे ना, Ni हो गया, तो ऑक्सिलेट के स्ट्रक्चर में इट विल बी लाइक दिस, ये रिंग फॉर्मेशन होगा इसका. द रिंग फॉर्मेशन विल बी लाइक दिस, एक रिंग इस तरफ से और एक रिंग इस तरफ से. इट विल बी द स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स. तो ये अपने पास रिंग बनेगा और ये स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स होगा, लाइक दैट वी कैन राइट. तो इसका मतलब है कि इफ इट इज अ स्ट्रॉन्ग लिगेंड, मैं इसको पेयरिंग करूंगा, और पेयरिंग करने के बाद एक डी खाली होगा तो DsP2, बट उसके बाद उसमें एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, मैग्नेटिक मोमेंट 0. दूसरा चेक करते हैं. अभी आई विल से दैट इसमें तो अच्छा डोनर एटम भी है और इसमें तो Cl भी है, तो इसको क्या अज्यूम करें. तो इसमें तो आपने डिफरेंट लिगेंड लिख लिए, जबकि आपने मुझे बताया था कि भाई उसमें तो आप क्या करोगे, वीक लिगेंड लिखो. तो अगर किसी में ना बहुत बल्कि, अगर किसी केस में, क्योंकि इसमें भी क्या होगा अपन ऐसे, अगर किसी केस में बहुत बल्कि लिगेंड्स, बल्कि लिगेंड्स होंगे तो फिर उनका स्क्वायर प्लेनर में कॉम्प्लेक्स बनाना मुश्किल होगा बिकॉज ऑफ स्टेरिक हिंड्रेंस. सो जो बल्कि लिगेंड्स होते हैं ना, बल्कि लिगेंड्स लाइक pH3, I negative, etc., will always form
है ना, जो बल्की लिगेंड होते हैं वो क्या करेंगे, विल ऑलवेज फॉर्म क्या फॉर्म करेंगे, sp3 फॉर कोऑर्डिनेशन नंबर 4, मतलब वो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स ही फॉर्म करेंगे। व्हाई इट इज सो, बिकॉज अगर स्क्वायर प्लेनर होगा तो बॉन्ड एंगल कितना होगा, 90, और sp3 होगा तो बॉन्ड एंगल कितना होगा, 109। तो अगर बल्की लिगेंड होगा तो मुझे ज्यादा बड़े बॉन्ड एंगल पे उसको प्लेस करना पड़ेगा, तो ज्यादा बड़े बॉन्ड एंगल पे प्लेस करेंगे तो इट विल बी टेट्राहेड्रल। इसलिए जब भी बल्की लिगेंड्स हो तो हमेशा उसका जो स्ट्रक्चर बनेगा वो टेट्राहेड्रल होगा। तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूं भाई, sp3 और मैग्नेटिक मोमेंट लिखूंगा ni है, sp3 लिखोगे तो 2.87 लिखना पड़ेगा, क्योंकि आपने कहा लिगेंड इज बल्की, तो इट विल फॉर्म sp3 हाइब्रिडाइजेशन, मतलब ये हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3, और sp3 होगा तो ni में, सिंस इसका +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो इट विल बी लाइक दिस। तो उसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, आई हैव रिटन दैट 2.87 d by, that is the answer for the right coordination number 4। अब इसमें अपन एक और पार्ट लिख सकते हैं, दैट इज इन केस ऑफ Fe+2 and Fe+3, Fe+2 and Mn+2, NH3 act as a weak ligand. NH3 will act as a weak ligand. NH3 will act as a weak ligand. तो ये कुछ एक्सेप्शंस होते हैं जो हमें पता होने ही चाहिए। फिर और भी जैसे एक्सेप्शंस होते हैं तो वी कैन राइट लाइक दिस, जैसे अगर कुछ और एक्सेप्शंस जैसे अपन लिखेंगे, वी कैन से दैट कि जैसे फोर्थ पॉइंट वी कैन राइट, तो एक तो हमारे लिए थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट होगा, वो एक एक्सेप्शन है, मतलब उस टाइप का पूछेंगे भी नहीं। वाटर थोड़ा सा कॉपर के साथ काफी अच्छा लाइट ब्लू कलर कॉम्प्लेक्स बनाता है, तो ठीक है, वी कैन से दैट लाइक दैट, बट वो पूछेंगे नहीं अपन से, क्योंकि वो एक ही एक्सेप्शन जैसे। बट ये जनरलाइज टर्म हो रहा है, अगर कोई टर्म को अपन जनरलाइज कर दें कि भाई बल्कि ग्रुप होंगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में sp3 बता देना, तो फिर ठीक है, वी कैन राइट लाइक दैट कि ठीक है भाई हम बता। अब यहां पर जैसे मैंने लिखा कि कॉपर +3, copper +3 will form D2sp3 for coordination number 6. Copper +3 will form D2sp3 for coordination number 6। वैसे भी अपन को पता है 6 लिगेंड होंगे तभी आपने D2 यूज किया, अदरवाइज आप यूज नहीं करते। Will form this hybridization। अब ये लिखा हुआ है तो हाइब्रिडाइजेशन बोलने की जरूरत है, irrespective of the nature of ligand, of nature of, मतलब मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लिगेंड स्ट्रांग है या वीक है। अगर कॉपर +3 है तो हाइब्रिडाइजेशन यही बताओ। कोबाल्ट +3, कॉपर तो होता ही, अगर कोबाल्ट +3 है तो कॉपर +3 तो हो गई नहीं, वो कोबाल्ट ही है। वो दिमाग में और भी एक्सेप्शन चल रहे हैं ना, इसलिए ऐसे हो रहा है। वो दिमाग में ये भी चल रहा है कि यार फिर कोई एक्सेप्शन तो नहीं बोलोगे इसमें, तो वो भी दिमाग में चल रहा है पूरा केमिस्ट्री, कहीं से गड़बड़ तो नहीं करोगे, क्योंकि कोई सेंटेंस आप जनरलाइज करोगे ना जब, तो जनरलाइज सेंटेंस का मतलब है आप पूरा केमिस्ट्री सोच लो, कहीं और गड़बड़ नहीं करना। नहीं तो यहाँ बोलोगे नहीं ऐसे होगा, और बाद में जाके बोलोगे नहीं नहीं वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ऐसे होता है, ऐसे नहीं होता। तो मेरे दिमाग में बहुत सारी केमिस्ट्री चल रही है, सीओ को भी मुझे कॉपर दिखता है, राइट ना। तो मैं कहीं कोई मतलब वो नहीं करने वाला। अब इसमें भी प्रॉब्लम ये आ रहा है ना, इसलिए वो दिमाग में ऐसे चल रहा है कि यार क्या करूं, क्योंकि इसमें भी एक मुझे इसमें भी एक्सेप्शन में भी एक्सेप्शन आ रहा है। अब ये अच्छा तो लगता है कि अपन को एक्सेप्शन पता है, लेकिन
अपन उसमें कुछ गड़बड़ ना करें तो ज्यादा अच्छा। तो ये एक एक्सेप्शन में भी एक्सेप्शन है। तो मैं सोच रहा था आपने जनरलाइज तो कर दिया कि इररेस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ लीगल, बट एक ऐसा एक्सेप्शन है जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 है। अब क्या, तो क्या इसको जनरलाइज करें या सिर्फ इसको एक्सेप्शन मान के ये जनरलाइज स्टेटमेंट ले लूं इसको लेके? ये कोई और भी एक्सेप्शन है इसके अलावा? इसके अलावा कोई एक्सेप्शन नहीं, मतलब कोबाल्ट से अपन को क्वेश्चन पूछे जा सकते। कोबाल्ट +3 का कोई भी कॉम्प्लेक्स बनाओ, हाइब्रिडाइजेशन इज दिस फॉर कोऑर्डिनेशन पर्पस। अगर आप ऐसे लिखोगे तब भी लिगेंड इज वीक, क्योंकि आपने कहा कि सिर्फ ये एक्सेप्शन है, उसके अलावा कोई एक्सेप्शन। +3 है कोबाल्ट, इसका मतलब इट इज, ठीक है ना? तो वो भी दिमाग में चल रहा है कि भाई क्या करें, कितना, मतलब बहुत सारे एक्सेप्शन पूछते नहीं है अपन से। मैं तुमको लिख दूंगा ये एक्सेप्शन लिख लो, ये एक्सेप्शन लिख लो, कोई मतलब नहीं उसका। फिर और इसमें मेरे ख्याल से इसमें ऐसा कोई एक्सेप्शन था ही नहीं, बल्कि ग्रुप अपन ने लिख लिया, बाकी कोई एक्सेप्शन ऐसे है नहीं। भाई एक्सेप्शन अपन को और, क्योंकि ज्यादा एक्सेप्शन लिखेंगे तो और प्रॉब्लम होगा कि भाई अच्छा आप एक्सेप्शन एक्सेप्शन बताते रहोगे, फिर मैं कितने एक्सेप्शन याद रखें। सो ठीक है, पहले हम लिखते हैं। अब अपन क्या करेंगे, आई वोंट हैव टू टेल यू दैट कि भाई ऐसे ना, अगर पैरामैग्नेटिक है तो कलर्ड है, पैरामैग्नेटिक होगा तो कलर्ड होगा, मुझे बताने की जरूरत नहीं। और अगर पैरामैग्नेटिक होगा तो मैग्नेटिक मोमेंट कैंसिल नहीं होगा, तो वो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड से इंटरेक्ट करेगा। तो जो कंपाउंड पैरामैग्नेटिक होंगे ना, वो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट होगा। तो अगर अपन कभी पैरामैग्नेटिक कंपाउंड को फिजिकल बैलेंस पे रखेंगे, तराजू पे, फिजिकल बैलेंस उसी को बोलते हैं, तो वो जो मास होगा ना, मान लो ये पैरामैग्नेटिक है, तो इसका मास ना थोड़ा बढ़ जाना चाहिए। वो क्यों? क्योंकि इसमें जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना, वो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड से अट्रैक्ट होंगे। अच्छा डायमैग्नेटिक है तो रिपेल होंगे क्या? रिपेल होंगे तो ये रिपेल होगा तो मतलब इसका मास थोड़ा बढ़ जाएगा, उस तरह वेट कम रखना पड़ेगा। तो पैरामैग्नेटिक होगा तो क्या हो जाएगा, इधर वो अट्रैक्ट होगा अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड में, तो अगर ये अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट होगा तो ये नीचे की तरफ आएगा, तो उस तरफ बैलेंस ज्यादा रखना पड़ेगा वेट, तो ये ऊपर आएगा, तभी वो बैलेंस, फिजिकल बैलेंस इक्वल होगा। मतलब अगर पैरामैग्नेटिक है तो अर्थ से अट्रैक्टेड होगा, इसलिए अपन को फिजिकल बैलेंस में बैलेंस करने के लिए दूसरे साइड ज्यादा मास रखना पड़ेगा, तो इसका वेट ज्यादा होगा। पैरामैग्नेटिक कलर ऑल्सो दे आर heavier, है ना? They have, we can write, they have more mass as compared to actual mass. वो एक्चुअल मास से थोड़ा सा ज्यादा हो जाएंगे because of the attraction of unpaired electron with the magnetic field of the earth, because of the attraction by magnetic field of earth. ये अपन लिख सकते हैं। तो फिर डायमैग्नेटिक में रिपल्शन होगा तो मास ऑफ डायमैग्नेटिक विल बी लेस देन द एक्चुअल मास, वो डायमैग्नेटिक में हो जाएगा, मास विल बी लेस देन द एक्चुअल मास। एंड इन केस ऑफ डायमैग्नेटिक, अगर वो डायमैग्नेटिक है, इट हैज राइट ना, सो अपन ऐसे बोल सकते हैं कि भाई इसका अगर ये अट्रैक्ट होगा तो इसका अपना मास इंक्रीज हो जाएगा, मोर मास, है ना, लेस मास, एज इट इज रिपेल्ड बाय द मैग्नेटिक फील्ड। वो मैग्नेटिक फील्ड से रिपेल होगा तो ये ऊपर की तरफ जाएगा।
मतलब इसमें ज्यादा वेट रखोगे तो फिजिकल बैलेंस में बैलेंस होगा। ठीक है भाई, तो अपन क्या कहेंगे, ये थोड़ा सा एक्सेप्शन टाइप है, लेकिन अपन को बहुत ज्यादा एक्सेप्शन नहीं लिखना चाहिए, उनसे क्वेश्चन नहीं आता, क्वेश्चन सीधा सीधा होता है। स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड अपन को पता होना चाहिए, और अपन को क्लियरली पता होना चाहिए विच इज अ स्ट्रॉन्ग डोनर, विच इज अ वीक डोनर, और विच इज अ बेटर डोनर, राइट ना। तो अपन को वो अच्छे से पता है कि डोनर एटम के मामले में, डोनर एटम ना, अच्छा डोनर एटम कार्बन होता है, फिर नाइट्रोजन होता है, फिर ऑक्सीजन होता है, और फिर हेलोजन होता है। ये दोनों गुड डोनर एटम्स होते हैं, ये दोनों पुअर डोनर एटम्स होते हैं। अगर कोई डोनर एटम ऑक्सीजन से डोनेट कर रहा है तो वो पुअर होता है, बट इट विल बी गुड डोनर इफ फॉर्म कीलेशन। अगर कोई कीलेशन बना रहा है तो अपन उसे क्या बताएंगे, इट इज अ स्ट्रॉन्ग। इसके अलावा आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, जितने एक्सेप्शन आपको मिलेंगे मैं आपको बताता जाऊंगा, बट रटने वाला कोई काम नहीं होता, रटने वाले कोई क्वेश्चन नहीं आते। अपन बहुत सारे एक्सेप्शन याद रखें, बिल्कुल जरूरत नहीं, क्योंकि कोई क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना। तो अपन क्या करेंगे, वी कैन राइट लाइक दिस, ऐसे बता सकते हैं अपन। फिर वी हैव रिटन दैट एक्सेप्शन टाइप, और उसमें अपन कुछ ठीक है, वी कैन गेट दैट कि अभी हमने सिर्फ हाइब्रिडाइजेशन की बात की और मैग्नेटिक मोमेंट की बात की। सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट द मैग्नेटिक मोमेंट, तो अपन ने चेक किया कि अगर पैरामैग्नेटिक होगा तो उसका मास थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, बिकॉज इट विल बी अट्रैक्टेड विद अ मैग्नेटिक फील्ड, और अगर डायमैग्नेटिक है तो रिपेल होगा। डोनर एटम में इसको याद रखो, इससे अपन को हमेशा पता चल जाएगा कि लीगेंड क्या लिखा हुआ है, हमें फर्क नहीं पड़ता। अगर ये डोनर एटम है तो दे आर गुड डोनर एटम्स, ये दोनों है तो दे आर पुअर डोनर एटम्स, बट अगर ऑक्सीजन कीलेशन बनाएगा तो इट इज स्ट्रॉन्ग। ये आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 4। अब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में बहुत सारे लिमिटेशंस थे, आप क्यों पेयरिंग करते हो, मतलब, और अगर इवन अगर अंदर वाले ऑर्बिटल खाली पड़े हुए हैं फिर भी आप अंदर वाले ऑर्बिटल को यूज नहीं करते हो और हाइब्रिडाइजेशन बताते हो, तो ऐसे बहुत सारे लूपहोल्स थे इसमें। वी आर नॉट एबल टू प्रेडिक्ट एग्जैक्टली कि भाई कितना मैग्नेटिक मोमेंट होगा, वो भी इसमें एग्जैक्टली अपन प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहे, तो उसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा अदर थ्योरी, और उस अदर थ्योरी को पढ़ने के बाद ही हमें एग्जैक्ट पॉइंट्स लिखने चाहिए, दैट इज कि जो मेन पॉइंट्स होंगे जिसके बेसिस पे अपन सारे क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे, वो पॉइंट्स लिखने चाहिए, नॉट आफ्टर दिस, जस्ट आफ्टर दिस कि अपन मेन पॉइंट्स लिखे। अभी अपन ने सिर्फ ये सीखा कि हाउ टू चेक द हाइब्रिडाइजेशन एंड द मैग्नेटिक मूवमेंट, कैसे बताते हैं कि भाई नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो मैग्नेटिक मूवमेंट है, नहीं है तो नहीं, डायमैग्नेटिक हो जाएगा। बस अपन ने वही इसमें पढ़ा। अब आगे अपन पढ़ेंगे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, तो उससे पहले डाउट्स हो जाएं, क्योंकि अपन ने बहुत दिन से डाउट्स नहीं किए, बहुत दिन क्या, अपना इस वीक का 3rd क्लास ही है ये, तो पहले अपन डाउट्स कर लेते हैं, फिर अपन क्रिस्टल फील्ड थ्योरी स्टार्ट करेंगे। तो पहले आप मुझे डाउट्स बता दो, किस चैप्टर के डाउट से शुरू करना है वो आप मुझे बता दो। बताओ भाई डाउट्स में। व्हाट इज द चैप्टर? ORM 1। ठीक है, ORM 1 से डाउट शुरू करते हैं, राइट राइट राइट, वी हैव टू डिस्कस द ORM 1 आल्सो। तो पहले ORM 1 से डाउट शुरू करते हैं अपन अपना। चलो भाई, ORM 1 में आप एक्सरसाइज 1 का पार्ट 1 बता दीजिए। पार्ट 1 का सेक्शन ए से शुरू करते हैं, बताओ भाई। सबने सॉल्व किया ना? सबको सॉल्व करना कंपलसरी है,
एक्सरसाइज 1 के पार्ट 1 का C4 का सेकंड। ठीक है भाई। हाँ, अच्छा C4 पे ही पहुंच जाना है अपन को। ठीक है भाई, पहुंच जाते हैं अपन पार्ट 1 के C4 का सेकंड। उससे पहले कोई डाउट नहीं। चलो तो ठीक है। ओके, C4 का सेकंड। ठीक है, मैं C4 पूरा ही कर देता हूँ, ठीक है ना, वो ठीक रहेगा अपन को। साइक्लोहेक्सेनोन फॉर्म्स C4 का सेकंड ना। ठीक है, मैं मतलब डिस्कस करता हूँ, आप लोग देख लीजिए, मैं सारे क्वेश्चंस बताऊंगा, डोंट वरी है। तो C2 के अपने आपने कहा था, एक मिनट रुक जाओ, मैं बिल्कुल बताऊंगा, आप अभी लिखना थोड़ा बंद करो। C4 का सेकंड। ठीक है, मैं C4 का सेकंड पढ़ता हूँ। C4 के सेकंड में अपन को गिवन है, दैट इज ब्रिंग अबाउट द फॉलोइंग कन्वर्जन्स। तो मैं 1 भी बताता हूँ, C4 में पूरा ही बताऊंगा। तो एसीटोन से मुझे बताना था, C4 बता रहा हूं मैं आपको, और ये फर्स्ट वाला है जिसमें लिखा हुआ है एसीटोन टू, आपको बताना है दैट इज 2 मिथाइल प्रोपेनॉल। 2 मिथाइल प्रोपेनॉल। ठीक है ना। तो अपन क्या करेंगे, अपने पास एसीटोन है, एसीटोन इज लाइक दिस, वी नो दैट, सबको पता है भाई ये एसीटोन होता है। और आप बनाना चाहते हो, पहले अपन प्रोपेनॉल लिख देते हैं भाई। ये लिखने का तरीका होता है, कैसे अपन आईयूपैक नेम को कन्वर्ट करेंगे। तो ये प्रोपेनॉल है, बाद में अपन उसमें नंबरिंग करते हैं। और 2 पे मिथाइल कहा है आपने, तो मैं कहूंगा भाई इसमें ना 2 मिथाइल प्रोपेनॉल, तो प्रोपेनॉल हो गया, और इसको मैं ठीक है। प्रोपेनॉल है या प्रोपेनॉल? प्रोपेनॉल है, ये तो बड़ा इजी हो जाएगा अपने लिए। मुझे लगा प्रोपेनॉल बनाना है तो थोड़ा मुश्किल भी होता, लेकिन ये तो बिल्कुल ही इजी है। ठीक है, तो अपन कहेंगे ये हो गया 2 मिथाइल प्रोपेनॉल। ठीक है भाई, 2 पे मिथाइल लगाया अपन ने, और ये 2 था, ये 1 था, और ये 3 था, तो 2 मिथाइल प्रोपेनॉल बनाना है। ठीक है, एसीटोन को हमें बताना है, दैट इज 2 मिथाइल प्रोपेनॉल। तो कैसे बताएंगे अपन भाई 2 मिथाइल प्रोपेनॉल? तो पहले अपन कहेंगे कि भाई इसमें ना, अगर आपको 2 मिथाइल प्रोपेनॉल में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे अपन भाई, एसीटोन को अगर हमें 2 मिथाइल प्रोपेनॉल में, प्रोपेन 2 ऑल है, मैंने तो 1 ऑल लिखा हुआ है, क्योंकि उसमें तो एक और स्टेप बढ़ जाता ना अपना। उसने कहा प्रोपेन 2 ऑल लिखा हुआ है, ये तो बड़ा इजी हो गया, फिर तो क्वेश्चन ही बेकार हो गया अपने लिए। तो भाई 2 प्रोपेनॉल का मतलब है इसी पे एक कार्बन ऐड कर दो तो बन जाएगा वो, क्योंकि अपन को इसको ही क्या करना है, ऐसे लिखा हुआ है, इसको ऐसे बना देते हैं, एक CH3 लगा देते हैं, तो इस पे H लगा देंगे, तो मतलब ये और ये ऐड करना है। तो ठीक है, CH3 MgBr ले लेता हूँ। CH3 नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, इसको इस पे अटैक करते हैं, ये नेगेटिव चार्ज आएगा, OMgBr बनेगा, हाइड्रोलिसिस करके अपन प्रोडक्ट बना देंगे। ये बन गया था अपने पास, तो इससे ये बन जाएगा, और इसको अपन क्या करेंगे फिर, हाइड्रोलिसिस करेंगे, तो ये बन जाएगा। तो ये तो हो गया फर्स्ट वाला पार्ट। अब मैं सेकंड वाले पार्ट की बात करता हूं। तो पहले ना आप इसको पहले ध्यान से लिखना, क्योंकि यही लिखने के बाद ही अपन को प्रोडक्ट जल्दी से बन जाएगा। मेरे पास दूसरा है इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड का मतलब होता है C2H5 MgCl, ये इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड है। और फिर ये रिएक्ट कर रहा है टू प्रोपेनॉल, ये कह रहा है कि इसको ना प्रोपेनॉल में कन्वर्ट कर दो, प्रोपेन 1 ऑल। सो प्रोपेन 1 ऑल में कन्वर्ट करना है अपन को। ठीक है, तो अपन को ना इसका स्ट्रक्चर आना चाहिए। प्रोपेन 1 ऑल का मतलब हो गया 1 2 3 और ये OH। और अपन कहेंगे ठीक है भाई, आप कह रहे हो कि इसमें कन्वर्ट कर दो इसको, ये हो जाएगा अपने लिए प्रोपेन 1 ऑल, मतलब ऐसे हो गया CH3 CH2 CH2 OH, इसमें कन्वर्ट कर। तो अपन क्या करेंगे कि भाई ये C2H5 वाला पार्ट है ना, वो उसमें ऐड कर लेते हैं। तो इसको अपन एक कार्बन आइटम वाला एल्डिहाइड ले लो, प्रोडक्ट बन गया, ये लो भाई। ये अल्कोहल बनाना था ना, अगर मुझे RMGX से अल्कोहल बनाना है तो इसका मतलब वो एल्डिहाइड और कीटोन रहा होगा, बता देंगे। तो इसको अपन क्या करेंगे, इधर अटैक करवाते हैं, इधर नेगेटिव चार्ज, तो बनेगा क्या, ये बनेगा C2H5 का मतलब है CH3CH2। उसके बाद अटैक किया तो कार्बन इधर H होगा, इधर H होगा, इधर OMgCl होगा। ठीक है, हाइड्रोलाइज करो इसको, तो ये बन गया। अगर आपको एल्डिहाइड और कीटोन्स के साथ अल्कोहल बनाना है, तो मैंने आपसे कहा था कि अगर आपके पास एल्डिहाइड या कीटोन है तो उनको अल्कोहल में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करो, नंबर ऑफ कार्बन भी बढ़ाना है और अल्कोहल में भी कन्वर्ट करना है।
भाई जितने इधर थे उससे ज्यादा कार्बन, मतलब एल्डिहाइड कीटोन। क्योंकि अपन को एक बात और पता है ना, जैसे आपने एसीटोन लिखा है इधर, ठीक है ना, मैं इसको हटाता हूँ। जैसे अपन कहेंगे ठीक है, आपने कहा कि RMG से रिएक्ट करेंगे, ये अटैक किया OMgBr, मैंने अल्कोहल बनाया। अगर मैं इसको इससे रिएक्ट करता तो लिथियम एल्यूमिनियम नाइट्राइड, तो अपन कहते हैं देखो भाई लिथियम एल्यूमिनियम नाइट्राइड तो H नेगेटिव देता है, मैं यहाँ पर H नेगेटिव अटैक करूंगा, मतलब एक CH3 की जगह क्या होता, H होता। तब मैं इसको ऐसे, तब तो ये 2 डिग्री अल्कोहल था, ये 3 डिग्री अल्कोहल। और अपन ने पहले से ही लिखा हुआ है कि अगर फॉर्मेल्डिहाइड है तो RMG के साथ 1 डिग्री अल्कोहल बनेगा। मतलब अगर फॉर्मेल्डिहाइड, दिस इज अ फॉर्मेल्डिहाइड है, फॉर्मेल्डिहाइड है तो RMGX के साथ 1 डिग्री अल्कोहल बनेगा। ऑल अदर एल्डिहाइड्स, अगर दूसरा कोई भी एल्डिहाइड है तो RMGX के साथ उसमें 2 डिग्री अल्कोहल बनेगा। और अगर कीटोन है तो RMGX के साथ 3 डिग्री अल्कोहल बनेगा। कीटोन वाला तो एग्जांपल लिखा हुआ है आपके सामने, 3 डिग्री अल्कोहल। आपके पास एसीटोन था, आपको 3 डिग्री अल्कोहल बनाना था, आपने RMGX ऐड कर लिया। बस मुझे ये चेक करना था कि उसमें कौन सा CH3, कौन सा ग्रुप ऐड करना है, क्योंकि 2 CH3 तो पहले से थे, उसमें एक CH3 एक्स्ट्रा चाहिए था, तो 2 CH3 पहले से थे, एक एक्स्ट्रा चाहिए था, तो अपन ने इसको CH3 ट्रिगर था। मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो होंगे ना वो एक पजल जैसे होंगे। आपने जो हमें बताया उसमें, उसके बेसिस पे मुझे पजल सॉल्व करनी है, तो वो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो बनेंगे अपने पास वो पजल के जैसे सॉल्व करने पड़ेंगे, तो करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे अपन ने यहाँ पर लिखा है, आपको इससे इसमें कन्वर्ट करना था, एक कार्बन बढ़ रहा है, एस्टोन मतलब 1 2 3 कार्बन एटम है, और ये प्रोपेनल, मिथाइल और प्रोपेनल मतलब 4 कार्बन एटम, तो एक कार्बन कैसे बढ़ेगा, RMG से बढ़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट वी कैन राइट इज, दूसरा क्वेश्चन जो किसी ने पूछा है वो देख लेते हैं अपन भाई। दूसरा क्वेश्चन जो पूछा है वो है बी सेक्शन से भी क्वेश्चन है, तो पहले अपन देख लेते हैं एक्सरसाइज 1 के पार्ट 1 का B2 का D। ठीक है, पर एक बार B2 का D पढ़ लेते हैं, फिर मैं आगे भी क्वेश्चन बता दूंगा आपको। B2 का D, तो B2 के D में अपन को गिवन है, ये आपने लिखा हुआ है CH3C डबल बॉन्ड OH, और इसको मैं रिएक्ट करूंगा CH3OH के साथ ना, तो इसमें अपन को लिखा है CH3OH के साथ, तो प्रोडक्ट जो बना रहा है वो है CH3C डबल बॉन्ड OCH3, ये प्रोडक्ट बन रहा है। तो अपन को क्या प्रॉब्लम है, which of the following reactions are addition reactions? तो अपन कहेंगे ये एडिशन रिएक्शंस, इधर तो आपने सब्स्टिट्यूशन किया, एडिशन थोड़ी किया आपने, यहाँ तो ये तो एस्टर फॉर्मेशन है ना, सो दिस इज अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इट इज नॉट एडिशन रिएक्शन। आपने अल्कोहल को यहाँ पर इससे OH को सब्स्टिट्यूट किया आपने, किससे, OCH3 से, और वाटर बन गया। तो इट कैन नॉट बी द एडिशन। एडिशन रिएक्शन का मतलब होता है कि मेरे पास कुछ गिवन है और जो मैंने लिखा हुआ है उसमें से ये पूरा का पूरा इसमें एब्जॉर्ब हो जाए, मतलब मैं ऐसे लिखूं, इसके अलावा कुछ नहीं बना, तो इसको बोलूंगा एडिशन रिएक्शन। तो B2 का D इज नॉट अ एडिशन रिएक्शन, ठीक है ना। अब किसी ने B2 में भी पूछा था, तो मैं एक बार चेक कर लेता हूं। B4 भी पूछा, तो मैं एक बार B4 चेक कर लेता हूं भाई, B4 क्या है। B4 में गिवन है अपन को, ठीक है, B4 में वी आर गिवन दैट एक ऑर्गेनिक कंपाउंड विच हैव मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ दिस, ठीक है भाई। तो मेरे पास ना एक ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट इज C4H4O3, एंड ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है और इसको अपन रिएक्ट करेंगे, gives 3 moles of gas on treatment with methyl magnesium halide। ठीक है, इसको अगर मैं CH3 MgBr से रिएक्ट करूंगा तो ये कह रहा है कि इससे ना 3 मोल्स ऑफ CH4 बनेगा। उनको पता है इसमें ऑक्सीजन भी दिख रहा है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, वी ऑल नो दैट
अगर किसी में OH बॉन्ड है, NH बॉन्ड है, या फिर C ट्रिपल बॉन्ड CH बॉन्ड है, तो ये सब इंक्लूडिंग ऑल एसिड्स है, ये सब अगर आप RMGX के साथ रिएक्ट करोगे तो इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा कंपाउंड है, द प्रोडक्ट इज दिस, R इसका और H इसका, द प्रोडक्ट इज दिस। तो उसने अपन को बताया ना कि इसमें CH3, तो गैस क्या लिबरेट होगा, CH4। अगर CH4 गैस लिबरेट होगा तो अपन क्या करेंगे, ठीक है, वेल राइट द प्रोडक्ट। इसका स्ट्रक्चर बनाना चाहेंगे जिसमें इनमें से कुछ तीन आ जाएं, तो ये तो हो नहीं सकता क्योंकि उसमें नाइट्रोजन नहीं है, लेकिन मैं इससे और इससे अपना काम कर सकता हूं, इवन एसिड से। एसिड कैसे, क्योंकि मैं इसको भी लिख सकता हूं ना, ये भी तो OH बॉन्ड होगा, ये भी तो कार्बोक्सिलिक एसिड है, क्योंकि वहां पर मुझे 2 से ज्यादा ऑक्सीजन दिख रहे हैं। ठीक है, अब अपना सबसे पहला काम किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं इसको हटा रहा हूं, ठीक है ना, ये RMGX का रिएक्शन अपन को ऑलरेडी पता है। अब अपना सबसे पहला काम कौन सा होता है वो अपन को पता है। जब अपन किसी भी कोई भी रिएक्शन लिखते हैं तो उसमें अगर हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन है तो सबसे पहला काम होता है उसका DU लिखना। इसका DU मुझे गिवन है C4H4, मतलब 3 DU है इसमें, राइट ना। कैसे, ऑक्सीजन को छोड़ देते हैं, तो कार्बन अगर 4 है तो हाइड्रोजन को 10 होना चाहिए, 4n + 2n, है ना, 4n प्लस, ये तो लिखते हैं ना अपन CnH2n + 2। तो अगर C4 है, n का वैल्यू 4 है ना यहाँ पर, तो अगर n का वैल्यू 4 होगा तो इसको 10 होना चाहिए, और है कितना 4, तो कम कितना है 6, तो डिवाइड बाय 2 करो, 3 डिग्री आ गया DU। तो वी नो दैट है, सो DU अपने पास E आ गया। अब अगर अपने पास DU आ गया तो हमें ये बनाने के चांसेस मिल गए, क्योंकि अगर मैं ये बनाऊंगा तो इसमें 1 DU जाएगा, अगर मैं ये बनाऊंगा तो इसमें 2 DU जाएगा। क्यों, क्योंकि 2 पाई बॉन्ड्स होंगे। और अगर मैं ऐसे लिखता हूं तो 1 DU जाएगा रिंग में, और अगर मैं ऐसे लिखता हूं तो इसमें एक भी DU नहीं जाएगा। तो अपन क्या करेंगे, इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से कोई ऐसा कंपाउंड बनाते हैं जिसमें इनमें से कोई एक पार्ट आ जाए, कि नाइट्रोजन तो है नहीं, तो अपन क्या करेंगे, ठीक है मैं बनाने की कोशिश करता हूं, ठीक है ना। तो अगर अपन बनाएंगे तो विल राइट दैट की DU आ जाए, तो एक तो अपन ऐसे बना लेते हैं, 2 DU गया, एक मैं ऐसे कर लेता हूं, तो मेरे पास तीनों DU चले। अब मैं एक ऐसे, इधर हाइड्रोजन तो हो नहीं सकता, मैं इधर OH लिख लेता हूं। अब तुम देखो, ये भी रिएक्ट कर सकता है RMGX से, ये भी रिएक्ट कर सकता है, और ये भी रिएक्ट कर सकता है। नंबर ऑफ DU इज 1 2 3, मतलब ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेट है, इससे अपना आंसर आएगा, इसमें अपन को कोई प्रॉब्लम। तो अपन कहेंगे ठीक है, ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो सकता है। अपन कहेंगे कोई और नहीं हो सकता क्या, हो सकता है, आप बनाने की कोशिश करो, अगर कुछ होगा तो अपन बताएंगे। ठीक है भाई, कितने कार्बन एटम है, 4, मैं 3 मेंबर रिंग बनाता हूं। 3 मेंबर रिंग से फायदा क्या, तो अपन कहेंगे ऐसे बना, इसमें 2 DU हो गया, 1 DU बचा हुआ है, मैं इसको एक OH कर लेता हूं, कार्बन मेरे सारे हो गए। तो चलो मैं ऐसे लिख लेता हूं, तो अपन कहेंगे इसमें तो 2 मोल CH4 ही लिबरेट होंगे, क्योंकि एक इससे और एक इससे, और हमें कितना चाहिए 3 मोल्स, ये तो स्ट्रक्चर नहीं। तो अपन कहेंगे ठीक है, क्या मैं ऐसे बना सकता हूं, मेरे पास ये रिंग है, ये एक DU है, और मैं इसमें एक OH बना देता हूं, एक और OH बना देता हूं, और एक और OH बना देता हूं, मेरे पास ऐसे गिवन है। तो मैं कहूंगा व्हाट शुड आई डू, तो अगर मैं ऐसे बना दूं तो, क्योंकि इसमें भी 3 DU है, 4 कार्बन एटम है, और 3 OH है, तो अपन कहेंगे एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं हाइड्रोजन। इधर एक ही हाइड्रोजन बचा हुआ है, यहाँ एक भी हाइड्रोजन नहीं होंगे, हाइड्रोजन 1 2 3 4, ऑक्सीजन 3, कार्बन 4, DO 3,
क्योंकि 2 डबल बॉन्ड है, 2 DU हो गया और एक रिंग होता है, 1 DU होता है। मैं इसको बता सकता हूँ, दैट कैन बी द स्ट्रक्चर, कोई प्रॉब्लम नहीं मुझे। आप ऐसा लिख के बताओ, दैट इज ऑल्सो द स्ट्रक्चर। तो अपन कहेंगे अच्छा ऐसे भी स्ट्रक्चर हो सकता है, तो लेट अस राइट लाइक दिस। आपने ऐसे कहा कि मैं इसको नहीं बना सकता, क्या मैं ऐसे बना सकता हूं? फिर मैं इसको ऐसे लिख, अब एक ही DU होगा, तो मैं कहता ये 2 हो गया, लेकिन इसमें अपन ट्रिपल बॉन्ड नहीं बना सकते, तो फिर मैं ऐसे बना लेता हूं, ये तो बना सकता हूं ना। तो अपन कहेंगे पहले हाइड्रोजन काउंट कर लो भाई, इधर एक भी नहीं होगा क्योंकि डबल बॉन्ड है, 1 2 3 4 ये हाइड्रोजन है, बिल्कुल है। तो अपन कहते हैं DU, एक रिंग हो गया और 2 डबल बॉन्ड हो गए। हाँ ये भी हो सकता है। हमें सिर्फ ऑप्शंस में पॉसिबिलिटी चेक करनी, हम कोई भी ऑप्शन बता सकते हैं, ये नहीं बता सकते। इसमें DU 3 है, 2 डबल बॉन्ड 1 रिंग, तो वो पॉसिबिलिटी अपन को हमेशा, कोई भी स्ट्रक्चर होगा, ये हो या फिर ये हो, ये सभी 3 मोल्स RMG से रिएक्ट करेंगे, विल गेट द टू फॉर्म, राइट। सो दैट्स व्हाई वी कैन राइट दैट कि भाई ऐसे अपन स्ट्रक्चर बना सकते हैं। सो जरूरी नहीं कि हम किसी भी कंपाउंड में एक ही स्ट्रक्चर बना सकते हैं, और भी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, बट दोस पॉसिबिलिटी मस्ट सेटिस्फाई ऑल द कंडीशंस जो अपन को गिवन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। ये अपना B4 था, किसी ने पार्ट 1 का C2 भी पूछा है, तो मैं C2 की बात करता हूं। C2 में गिवन है मुझे साइक्लोहेक्सानोन फॉर्म्स साइनोहाइड्रिन। हाँ तो ठीक है ना, अगर कीटोन मेरे पास है तो इसमें HCN ऐड करो तो साइनोहाइड्रिन बताया था आपने क्लास में, साइनोहाइड्रिन। तो साइनोहाइड्रिन को आपने कैसे बनाया था? ऐसे बनाया था, तो ये होता है साइनोहाइड्रिन, ठीक है। वो HCN का एडिशन होता है ना, इस पे H प्लस साइन होगा और CN माइनस साइन होगा इन लिटिल अमाउंट ऑफ NaOH, क्योंकि इसका स्टिक स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा नहीं होता है, तो अपन ऐसे बता सकते इन अ गुड यील्ड। बट ये कह रहा है कि अगर इसको रिएक्शन करते हैं तो अच्छा यील्ड मिलता है, मतलब प्रोडक्ट का बहुत ज्यादा अमाउंट आता है। लेकिन अगर मैं इसको रिएक्ट करूं साइक्लोहेक्सा, ये कह रहा है कि अगर मैं साइक्लोहेक्सानोन, लेकिन इस बार ट्राई मिथाइल है, मतलब इधर भी CH3, इधर भी CH3, इधर एक CH3 और इधर एक H, तो अपन को पता है ना कि भाई जितना ज्यादा इस पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज और इस पे नेगेटिव चार्ज, उतना ज्यादा फास्ट रिएक्शन। अगर इस पे स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ेगा, क्योंकि इनका भी प्लस इफेक्ट बढ़ेगा, तो डेल्टा पॉजिटिव चार्ज कम होगा, और इस पे जितना ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ेगा उतना स्लो रिएक्शन होगा। तो इसमें इसका फास्ट रिएक्शन, क्योंकि ये इस पे अटैक करेगा, ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक इज द रेट डिटरमिनिंग स्टेप। जिन रिएक्शंस में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता है उसमें अपन को पता है कि भाई न्यूक्लियोफाइल जब अटैक करेगा तो रेट डिटरमिनिंग स्टेप होगा। तो इसका जो अटैक होगा इसके ऊपर, दैट इज अ रेट डिटरमिनिंग स्टेप। तो अपन क्या करेंगे, इधर ना स्टेरिक हिंड्रेंस है, ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस द रिएक्शन इज वेरी स्लो। सो ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस है ना, एक तो स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ गया, तो इसका डेल्टा पॉजिटिव चार्ज भी तो बढ़ेगा जब ये प्लस इफेक्ट होगा, तो क्योंकि ये इसको देंगे तो ये इसको भी तो देंगे इलेक्ट्रॉन्स, है ना। तो अपन कहेंगे ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस द अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल डिक्रीजेस, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल is hindered या decreases, ये देख सकते हैं। तो अपन कहेंगे वो क्या बोल रहे हैं भाई, has more steric crowding due to the 3-methyl group। ऑब्वियस सी बात है, अपन को पता है, अपन बताएंगे इसमें क्या है, स्टेरिक क्राउडिंग होगा, ठीक है भाई। अब क्या होगा, दूसरा अपन को बताना है, दैट इज, और कौन सा था, C3 का D। मैं C3 का एक बार D पार्ट में बताऊं,
तो C3 के डी पार्ट में NaCN और H2SO4 ना, तो NaCN होगी। लो भाई, इसको ऐड ही इसलिए कर रहे थे कि थोड़ा सा NaCN बन जाए, और NaCN बनेगा तो फिर बता देंगे भाई इस पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है, अटैक करो, ये पहले ऐसे बनेगा, और उसके बाद तो अपन कहेंगे अभी इसमें क्या कर लिया ना, डी वाले में ये है, और उसके बाद अपन क्या करेंगे, ये C3 का डी पार्ट है, उसके बाद अपन हाइड्रोलाइसिस कर लेंगे जो आपने H2SO4 से किया। अब H2SO4 से रिएक्ट करोगे, मैं इसको क्या बना दूंगा OH, और इसको क्या CN। तो अगर डाइल्यूट H2SO4 लिखा होगा तो अपन उसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड में, लेकिन वहां पर डाइल्यूट नहीं लिखा था, बस इतना ही लिखा हुआ है, साइनोहेड्रिन बता हुआ H2SO4, तो अपन ये बता देंगे, दैट इज द आंसर। अब दूसरा चेक कर लेते हैं अपन, दैट इज C5B पूछा है किसी ने, तो मैं C5B बता देता हूं भाई। C5 में C4 देख लेता हूं, किसी ने पूछा तो नहीं। C2 बता दिया शायद, हाँ, C2 बता दिया। B2 का डी पार्ट, B4 भी पूछा था, B2 का डी पार्ट, B4 भी पूछा था, हो गया, B2 का डी पार्ट भी हो गया, ठीक है। तो C2 मैंने बता दिया, B भी बता दिया, अब मैं डी सेक्शन पे जा रहा हूँ। डी सेक्शन में आपने पूछा है D4 D5, ठीक है, तो मैं D4 और D5 की बात करता हूँ भाई। लो भाई, D4 और D5 कर लेते हैं अपन, कोई प्रॉब्लम नहीं अपन को। D4 पे आ जाना है, ठीक है। अब ना पहले अपन क्या करेंगे, अब होता क्या है ना, जैसे अपन पढ़ेंगे, अगर मेरे पास ऐसे गिवन है, पहले अपन कुछ ऐसे एक दो कंसेप्ट जैसे, अगर मेरे पास ऐसे गिवन है, और इसको मैं लीव करूंगा AgNO3 से, तो ये सिल्वर ना, वी नो दैट सिल्वर का जो हैलाइड होता है ना, उनके KsP वैल्यू बहुत छोटे होते हैं, मतलब KsP ऑफ AgCl इज 10 की पावर -2, AgBr 10 की पावर -13, और AgI इज 10 की पावर -16, अपन ने पढ़ा हुआ है। मतलब अगर सिल्वर को हेलोजन दिखेगा तो वो उससे रिएक्ट जरूर करेगा, इसको रिएक्ट करवाया, ये ब्रेक कर लेगा, अगर ब्रेक करेगा तो विल गेट अ कार्बोकेटाइन, फिर वो रीअरेंजमेंट वगैरह भी पड़ेगा, मैं उसको हटा देता हूँ, वो वाला पार्ट आपको पता है। वो इसलिए लिखा हुआ था ताकि आपको हमेशा पता रहे, फॉर्मल्डिहाइड 1 डिग्री, अदर एल्डिहाइड 2 डिग्री अल्कोहल, और 3 डिग्री कैसे अपन को बताना है वो बता दें। तो ये AgNO3 नाइट्रेट बन गया मुझे, और प्लस AgCl का पीपीटी बनेगा, दैट इज अ व्हाइट पीपीटी। तो मैं इसको ऐसे बना सकता हूं, अगर मेरे पास ऐसे गिवन होता ना, और फिर AgNO3 से रिएक्ट करता ना, और आप मुझसे पूछते कि भाई ये AgNO3 इससे रिएक्ट करेगा तो इससे रिएक्ट करके ये बॉन्ड ब्रेक होगा वापस, तो मेरे पास ना ऐसे बनेगा, ये NO3 भी लिखेंगे ना, AgCl का व्हाइट पीपीटी, अगर ये Br होता तो भी पेल येलो पीपीटी होता है, लाइट येलो पीपीटी, वो भी व्हाइट जैसे ही दिखता है, बट अगर आयोडाइड आयोडाइड होता तो ब्राइट येलो पीपीटी ऑफ AgI होता है। अपन क्या कहेंगे, अच्छा दोनों की तरह इसमें कोई रेट ऑफ रिएक्शन का डिफरेंस होगा क्या, तो अपन कहेंगे इसमें ये बॉन्ड ब्रेक होकर कार्बोकेटाइन बनता है और AgCl का पीपीटी बन रहा है, तो जिस स्टेप में कार्बोकेटाइन जल्दी फॉर्म हो जाएगा उसका रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा। तो जल्दी किस में फॉर्म होगा, तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी प्रोडक्ट में, इधर ये जो बन रहा है, इस केस में जिस कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी वो रिएक्शन होने के चांसेस भी ज्यादा। तो इधर तो 1 डिग्री कार्बोकेटाइन हाइपर कॉन्जुगेशन है, तो बेंजाइल है क्या,
हाईली स्टेबल। तो इसका रेट बहुत ज्यादा होता उसके कंपैरिजन, अपन ये बता सकते। ठीक है, अपन ये बता सकते। तो अब मैं कहूंगा कि अगर मेरे पास ऐसे है तो मैं क्या करूं, तो मैं कहूंगा अगर मेरे पास ऐसे है, उनको पता है दिस इज इथाइल क्लोराइड, बताने की जरूरत नहीं, दिस इज ऑफ विनाइल क्लोराइड, और इसको AgNO3 से रिएक्ट करूंगा। अगर मैं विनाइल क्लोराइड को AgNO3 से रिएक्ट करूंगा तो अपन को पता है इसके पास भी लोन पेयर है, ये अटैक करेगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये क्यों बॉन्ड ब्रेक होगा, ये वाला जैसे अपन ने इसमें ब्रेक किया। लेकिन अपन कहेंगे ये अटैक तो करेगा लेकिन ये बॉन्ड ब्रेक नहीं हो सकता। बॉन्ड क्यों नहीं ब्रेक हो सकता? अभी तो आपने बताया कि AgCl का प्रेसिपिटेट का लेटिस एनर्जी इतना ज्यादा है कि अगर सिल्वर को हेलोजन कहीं भी मिलेगा वो प्रेसिपिटेट बनाएगा। तो फिर इसको क्यों नहीं ब्रेक कर पा रहा है? इसको भी तो रिएक्शन करो, क्योंकि KSP भी बोला आपने 10⁻⁻10 आयनिक कंपाउंड है, वाटर इनसॉल्युबल है, इसका मतलब क्या है? लेटिस एनर्जी बहुत ज्यादा है। तो अपन कहेंगे ठीक है, इसको इस पर अटैक किया तो ये बॉन्ड क्यों नहीं ब्रेक हो रहा? तो अपन कहेंगे भैया इसमें बॉन्ड इसलिए ब्रेक नहीं हो रहा वो वाला क्योंकि इधर ऐसे है, वो कार्बन और हेलोजन का डबल बॉन्ड कैरेक्टर है उसमें। तो AgNO3 सिंगल बॉन्ड को तो ब्रेक कर लेगा, डबल बॉन्ड को ब्रेक नहीं कर पाएगा। अच्छा, तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर कोई लोन पेयर वाला एटम किसी ऐसे एटम से अटैच्ड है जो डबल बॉन्ड से अटैच्ड है तो वहां मीजोमेरिक इफेक्ट होगा। तो मीजोमेरिक ही तो है, प्लस है मीजोमेरिक इफेक्ट। इलेक्ट्रॉन इज शिफ्टेड टुवर्ड्स द ऑर्गेनिक कंपाउंड, दिस इज अ सब्स्टिट्यूट, इट्स अ मीजोमेरिक इफेक्ट। अगर कोई एटम है जिसके पास लोन पेयर है और वो लोन पेयर वाले एटम पे अगर मुझे ऐसे गिवन है, ऐसे अगर मुझे ऐसे गिवन है, तो यहां पर मीजोमेरिक है इसलिए डबल बॉन्ड कैरेक्टर होगा। अगर यहां डबल बॉन्ड कैरेक्टर होगा तो मैं इसको भी AgNO3 से रिएक्ट नहीं करूंगा, नो रिएक्शन, नो रिएक्शन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ partial double bond character, bond character between carbon and halogen, partial double bond character, तो वो रिएक्शन नहीं है। अब इससे हमें क्या फायदा? AgNO3 वगैरह तो मैं आपने पढ़ने की जरूरत नहीं थी। हमें यह फायदा है कि कभी भी आप ऐसे बॉन्ड को ब्रेक नहीं करोगे जिसमें लोन पेयर वाला एटम किसी डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन है, अनलेस उसके अलावा कोई दूसरा बॉन्ड ब्रेक हो ही नहीं सकता। या तो आप नो रिएक्शन लिख दो, और अगर कोई प्रोडक्ट बना के दिखा रहा है तो कहेंगे अच्छा ठीक है मान लेता हूं कि हो जाएगा, लेकिन मैं तो नहीं तोड़ूंगा। भाई अब तोड़ने के लिए तो अपन कुछ भी तोड़ सकते हैं, आप टेम्परेचर दे दो, लेकिन इन जनरल रिएक्शन नहीं होने वाला। जबकि अपन को पता था AgCl तो बहुत ज्यादा स्टेबल पीपीटी, इतना स्टेबल कि अपन को पता है कि भाई ये पानी में डिजोल्व नहीं होता है चीज के, वाइट पीपीटी उसके लिए केस भी पड़ा था। ठीक है, अब
आप अपने उस क्वेश्चन को देखो जो आप मुझसे पूछ रहे थे। अब आप अपने D4 क्वेश्चन को देखो। D4 क्वेश्चन में आपके पास है ना, आपके D4 क्वेश्चन में क्या है, तो अपन लिखेंगे भाई D4 क्वेश्चन में क्या गिवन है अपन को, उसमें गिवन था मुझे बेंजीन के दो रिंग, एक था C डबल बॉन्ड O, एक था O और एक था S। और आपने कहा कि भाई इस पे ऑक्सीजन 18 लिखा हुआ है, इसको ना हाइड्रोलिसिस किया, दिस इज एस्टर, और इसको आप डाइल्यूट एसिड में इसका हाइड्रोलिसिस करने वाले, आप डाइल्यूट एसिड में इसका हाइड्रोलिसिस करने वाले, अपन क्या कहेंगे, आप जो मर्जी कर लो, मैं ये वाला बॉन्ड तो ब्रेक नहीं करूंगा। आप जो मर्जी कर लो, मैं वो बॉन्ड ब्रेक नहीं करूंगा। तो ये कर दोगे? हाँ ये कर दूंगा। वो क्यों? क्योंकि अगर मैं वो बॉन्ड ब्रेक करूंगा तो आई गेट जो पॉजिटिव चार्ज बनेगा ना इस बॉन्ड को ब्रेक करने से, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट करने से, वो पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, ऑक्टेट कंप्लीशन हो जाएगा। तो अब अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे देखो भाई जो भी है, आप डाइल्यूट H2SO4 से ना रिएक्शन ऐसे करना, H प्लस आइन है, मैंने आपको हाइड्रोलिसिस एस्टर का हाइड्रोलिसिस बताया, मैंने कैसे करते हैं ऐसे। तो डाइल्यूट H2SO4 था, अपन ऐसे कर लेते हैं, H प्लस आइन को अटैक करता है, पीएच लिख लेता हूं मैं, इस पे पॉजिटिव चार्ज, इधर पीएच, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो नहीं सकता क्योंकि वो लोन पेयर है कॉन्जुगेशन में। तो अपन क्या करेंगे, इस बॉन्ड को ब्रेक करके, उस बॉन्ड को ब्रेक करोगे तो आई गेट लाइक दिस, एक तो ये PHOH बन गया, और प्लस क्या बना मेरे पास, ये PH C डबल बॉन्ड O पॉजिटिव चार्ज, इसमें ऑक्टेट कंप्लीशन है, इसलिए अपन को कोई प्रॉब्लम नहीं। अब अपन क्या करेंगे, डाइल्यूट H2SO4 से वाटर से इसको क्या दे देंगे, OH, ये वाटर से OH देंगे, ये ऑक्सीजन 18 कहां जाएगा, इसके साथ, इधर ऑक्सीजन 18 था, इधर ब्रेक होके इसमें क्या, दिस इज ऑक्सीजन 18, गुड द आंसर। अपन को बस वो कंसेप्ट पता चल गया कि अगर कोई लोन पेयर वाला एटम बेंजीन रिंग से अटैच्ड है तो बेंजीन रिंग के साथ उसका बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा। अब मैं D5 की बात कर लेते हैं अपन, चलो भाई D5 की बात, D5 में आपने बता रखा है, तो ऑक्सीजन 18 अपन को पता है किसमें आया है, कार्बोक्सिलिक एसिड में नहीं, उसमें आया, और वी नो दैट कि भाई अगर एस्टर का हाइड्रोलिसिस करोगे तो एक एसिड बनेगा, एक अल्कोहल बनेगा। मैं D5 की बात कर लेता हूं, जो भी क्वेश्चन होंगे मैं सारे बताऊंगा, आप चिंता मत करो, बस आप जो भी मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं किसी भी क्वेश्चन के लिए, वो एक्सप्लेनेशन उस क्वेश्चन के पास ही लिखते रहना, अगर आपके पास शीट है तो। राइट द स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोक्सी एसिड्स corresponding to the each lactones, lactone मतलब होता है साइक्लिक एस्टर, lactones means साइक्लिक एस्टर, ठीक है। और अगर अपन लिखेंगे एंड लैक्टम मींस साइक्लिक अमाइड्स, ये लैक्टोन्स और लैक्टम्स है। अब वो कह रहे हैं कि मेरे पास एक ऐसे बने लैक्टोन बना, तो बताओ ये किस एस्टर से बना हो, तो अपन कहेंगे उसमें क्या है, हाइड्रोलाइज करके चेक कर लो, तो जो एक अल्कोहल रहा होगा एक एसिड रहा होगा, आपने दोनों को मिला के ये बना दिया एस्टर। तो अगर आप मुझसे पूछोगे बताओ ये किस अल्कोहल और एसिड से बना होगा, तो अपन कहेंगे एक अल्कोहल ये है, क्योंकि दोनों तरफ फिनाइल रिंग है, इसलिए एसिड भी फिनाइल वाला होगा और अल्कोहल भी फिनाइल वाला होगा, मतलब फिनॉल होगा, इन दोनों को मिक्स करोगे, गेट दैट, वाटर हटा दिया हमने ऐसे, क्यों भी हटा दो आप। तो यहां पर क्या करें अपन, ये प्रोडक्ट बन गया भाई, C डबल बॉन्ड OH हो गया, इधर ये अपन ने ऐसे रिंग बना,
ठीक है ना, ये 5 नंबर ड्रिंक। फिर उसके बाद इधर OH आ गया और इधर एक कार्बन आ गया। लो भाई, जब अपन इसको एस्टर बनाना है तो ये वाटर हटा देंगे अपन, तो वो बन जाएगा इलेक्ट्रॉन। यही पूछा आपने, हमने बता दिया, और इसके अलावा कुछ नहीं पूछा D5 में। D5 में उन्होंने बस यही बताया, बता देंगे अपन, ठीक है ना। फिर एक और उन्होंने 6 मेंबर ड्रिंक से बनाया। 6 मेंबर ड्रिंक में क्या बना हुआ था, ठीक है भाई, हमें क्या फर्क पड़ेगा, ये लो, एक CH3 है और एक वेज तो है नहीं, कहीं भी लिख लो, क्या फर्क पड़ेगा। तो ये है अपने पास, तो हाँ एस्टर है तो इधर OH लिख लो, इधर H लिख लो, बना दो स्ट्रक्चर। किससे बनाया होगा आपने, गुड स्ट्रक्चर। अब डी सेक्शन में और भी क्वेश्चंस है मेरे पास। D1 की 1 भी पूछ रहा है, तो अपन D1 देख लेते हैं पहले, पार्ट 1 का ही चल रहा है अभी, तो मैं D1 भी देख लेता हूँ। D1 में हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग गिवन बिलो कैन शो SN2 बिलो प्रोसीड थ्रू SN2H रिएक्शन। हाँ तो ठीक है ना, हमें क्या फर्क पड़ेगा, अपन ने पढ़ा हुआ है SN2TH रिएक्शन मतलब क्या। तो पहले मैं एक बार बताता हूं कि अपन ने सुबह सुबह नींद में क्या पढ़ा होगा, ठीक है। नहीं लेकिन नींद में नहीं रहते, पढ़ा है अपन ने SN2TH रिएक्शन ना डेरिवेटिव से पढ़ा हुआ है। तो SN2TH रिएक्शन अपन ने कहा था, देखो भाई R ग्रुप है, ये लीविंग ग्रुप है, इसको न्यूक्लियोफाइल से सब्स्टिट्यूट करना है, वो स्ट्रॉन्गर होना चाहिए और ये अच्छा लिविंग ग्रुप होना चाहिए। तो अपन क्या करेंगे, इधर अटैक करवा के इसको हटा देंगे और रिप्लेस किया, सब्स्टिट्यूशन। तभी तो आप ऐसे लिख लो, इस न्यूक्लियोफाइल से इस न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, ठीक है। दिस इज SN2TH रिएक्शन। SN2TH क्यों, क्योंकि वो अटैक करेगा तो टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बनेगा, इधर वो नेगेटिव, इधर न्यूक्लियोफाइल और एक C है, ये टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट है sp3 हाइब्रिडाइज्ड। जब ये स्टेबलाइज होगा तो इन दोनों में से अच्छा लिविंग ग्रुप ये होगा, तो ये लीव करेगा, तो RC डबल बॉन्ड हो और न्यूक्लियोफाइल अपन को बन जाए, ठीक है। अब अपन देख लेते हैं कि भाई कौन सा रिएक्शन है जो SN2TH रिएक्शन होगा, और आपने क्या क्या मुझे क्लास में बताया हुआ है उसके बेसिस पे अपन देख लेते हैं। तो इसमें मुझे गिवन है CH3। अब देखते हैं इसमें अपन क्या करेंगे, CH3 C डबल बॉन्ड हो Cl, और इसको आपने रिएक्ट किया NaOH के साथ, ठीक है। Cl इज अ वेरी गुड लिविंग ग्रुप, वो SN2TH बनेगा, ऑप्शन ये हो गया करेक्ट। मैं बी चेक कर, बी में आपने लिखा है दैट इज CH3 C डबल बॉन्ड हो और NH2 प्लस NaI। तो अपन कहेंगे I न्यूक्लियोफाइल, नो 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 नो, दिस कैन नॉट बी रिप्लेस्ड बाय दैट, I इज अ बेटर लिविंग ग्रुप देन NH2, ये तो नहीं होगा। दूसरा देखता हूं, फिर मुझे गिवन है C वाला ऑप्शन। C वाले ऑप्शन में CH3 C डबल बॉन्ड हो OH है और C2H5 ON है, दिस इज अ स्ट्रॉन्ग बेस। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा फास्ट रिएक्शन होता है एसिड बेस रिएक्शन, इट्स एसिड बेस रिएक्शन। मतलब ये न्यूक्लियोफाइल इधर अटैक नहीं करने वाला, ये तो एसिड बेस रिएक्शन होगा, अल्कोहल और सॉल्ट बन जाएगा, सोडियम एसिटेट। दिस इज नॉट अ SN2TH रिएक्शन। अब एक और गिवन है अपन को, दैट इज, इसमें अपन को गिवन है डी वाला पार्ट, दैट इज CH3 C डबल बॉन्ड हो OC2H5, OC2H5, और इसको अपन रिएक्ट करते हैं NaNH2, विल हैव लाइक दिस ना, ये लिखा ना अपन से, ठीक है। हाँ OC2H5 से। अब अपन क्या करेंगे, इसमें इसमें अपन कहेंगे भाई देखो ये नेगेटिव चार्ज है और ये अपना लीविंग ग्रुप है, तो अपन स्ट्रेंथ चेक करेंगे। अगर अपन ने पढ़ा हुआ है जो अमोनिया इज मोर बेसिक देन अल्कोहल, तो मोर बेसिक मतलब वीकर एसिड, वीकर द एसिड स्ट्रॉन्गर द कंजुगेटेड बेस, ये स्ट्रॉन्गर बेसिस रिएक्शन होगा, तो इसका मतलब है रिएक्शन होगा, CH3 C डबल बॉन्ड हो NH2 बनेगा और प्लस बनेगा C2H5 ONA, दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। ये भी हो गया आंसर हो। अभी कोई डाउट है तो बोलो कि आपको डाउट है, विल एक्सप्लेन इट।
अदरवाइज आई विल गो फॉर C5। C5 भी पूछा है तो अपन C5 की बात, ठीक है ना। तो मैं क्या करूंगा, C5 की बात करूंगा। तो लेट अस चेक C5। मैंने आपको कंसेप्ट बताया, उसके बाद आंसर बताया। जैसे C5 में भी चेक करता हूं कि आपने C5 मुझसे पूछा क्यों। C5 आपने मुझसे पूछा है व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन ईच रिएक्शन व्हेन एसिटोफिनोन इज ट्रीटेड विद दिस। हाँ तो देखो भाई, अपन एक बात है, अगर मेरे पास एसिटोफिनोन है, एसिटोफिनोन मतलब होता है PHC डबल बॉन्ड O, ये तो हो गया मेरा एसिटोफिनोन। इधर CH3 लिखता ना तो कीटोन हो जाता, तो ओन तो बन गया। और फिनोन बन रहा है मतलब ये एसिटाइल ग्रुप है, ये एसिटाइल क्लोराइड है, ये एसीटोन है, ये एसिटोफिनोन है, ठीक है। अब चाहते हैं इसमें सभी जगह मुझे ना लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और वो दिख रहा है सोडियम क्लोराइड। मैं एक बार आपको पहले बता देता हूँ कैसे रिएक्ट। आपने मुझसे कहा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिएक्ट करवा दिया मैंने। इसमें H नेगेटिव जो होगा वो न्यूक्लियोफाइल, H नेगेटिव जो है ना वो न्यूक्लियोफाइल है। अगर H नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल है तो इट इज गोइंग टू अटैक ऑन दिस, और इस पर अटैक करेगा तो SN2TH जैसे रिएक्शन होगा, ठीक है। तो मैंने इसमें PH लिखा, C लिखा, इधर H है, इधर मेरे पास आया CH3, इधर O नेगेटिव आया जिसपे मैंने लिथियम लिखा, ये बन गया। और ये वाला H मैंने इसमें ऐड कर दिया। अब क्या करोगे आप, अब इसमें आप कोई एक सॉल्वेंट लोगे, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। अब वो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होगा तो वो तो या ऐसे होगा या फिर आप ऐसे भी ले सकते हो, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। तो ये जो होगा वो इस प्रोटॉन को निकालेगा सॉल्वेंट में, इसमें से इस सॉल्वेंट से निकालेगा, वो एसिड बेस रिएक्शन जैसे। जैसे RMG एक्साइड करते हैं, R नेगेटिव अटैक किया, OMgBr बन गया, फिर अपन क्या करते हैं, हाइड्रोलिसिस करते हैं। ये भी बिल्कुल वैसे ही मैं हाइड्रोलिसिस करता हूं। तो अपन क्या करेंगे, इसमें रिएक्शन बना देते हैं भाई। तो रिएक्शन कैसे बनेगा, तो अपन कहेंगे अगर इसमें आप ऐसे लिखो तो H की जगह आपने D लिख दिया तो मैं यहां पर D लिख लूंगा। तो क्या लिखूंगा, PH CH CH3 और यहां पर O और D लिख देता हूं, बाकी प्रोडक्ट LiOD बन जाएगा। अब अपन चेक कर लेते हैं ऑप्शंस को। अब अगर आप ऑप्शन चेक कर लो तो मेरा काम इजी हो जाएगा। C5 में पहले वाले में आपने लिथियम यहां पर D ले रखा है, मतलब यहां पर D आएगा, और फॉलोड बाय H2O मतलब वहां पर H आएगा, पहले वाले ऑप्शन के साथ। दूसरे वाले ऑप्शन में आपने यहां पर हाइड्रोजन ही ले रखा है, मतलब यही बनेगा, और यही लिया है आपने दूसरे वाले ऑप्शन, मतलब दूसरे वाले ऑप्शन में D और H वही होंगे जहां लिखे हुए हैं। थर्ड वाले ऑप्शन में बिल्कुल जो ये करता है वो NaBH4 भी करेगा। तो ठीक है भाई, तो इसमें अगर D होता तो D ऐड कर देता है, इस पे, इसमें H है तो H ऐड कर दूंगा। बाकी आपको पता है, मुझे बताने की जरूरत, ETOH या ETOD इज अ राइट ना। तो LiAl नहीं आएगा क्या, कोई पूछ रहा है, आएगा ना। AlH3 बना दिया ना अपन ने, तो इसमें से एक हाइड्रोजन निकाल दिया ना, तो Li इधर आ गया और AlH3 हटा दिया अपन ने, राइट। तो अपन को कोई प्रॉब्लम नहीं। हमें तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बैलेंस थोड़ी किए जाते हैं रिएक्शन, आपको प्रोडक्ट बताना होता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे रिएक्शन बनते हैं साइड बाय साइड, उसके पैरेलल रिएक्शन बहुत सारे होते हैं, सभी ऑर्गेनिक रिएक्शंस, ठीक है ना। तो अब ये था मेरा C3 का डीवी पूछ रहा है कोई, बता चुका हूं। अब मेरे ख्याल से और कोई क्वेश्चन नहीं है मेरे पास, नहीं, मैंने सारे बता दिए। अब पार्ट 2 देख लो, अब पार्ट टू में क्या है, अब पार्ट 2 पूछ लो आप। पार्ट 2 का, पार्ट 2 का B6, ठीक है भाई। पार्ट 2 का B6 पूछ ले, देख लेते हैं अपन। पार्ट 2 का B6
ठीक है, इसमें अपन को ये कंपाउंड गिवन है, 4 मोल मीथेन दे रहा है। तो देखो ना इसमें कि किस ऑप्शन में, जो अपन को गिवन है ना B6, किस ऑप्शन से 4 मोल निकल सकते हैं CH3MgBr। भाई CH3MgBr से रिएक्ट करवाया ना, तो इसमें इतने सारे OH दिख रहे हैं आपको, तो अपन को पता है जब ऑक्सीजन है ना, तो ऑक्सीजन के केस में या तो ऐसे होना चाहिए या फिर ऐसे होना चाहिए। तो देखो कि इन दोनों में से कौन सा ग्रुप अपन को गिवन है उसमें 4 मोल्स चाहिए मुझे, क्योंकि आपने मुझे MgBr से रिएक्ट करवा के 4 मोल्स CH4 निकालना है मुझे, CH4 मीथेन निकालना है मुझे। तो देखो कौन सा ऑप्शन आएगा। ऐसे कोई ऑप्शन है जिसमें 4 OH हो, तो वो अपना ऑप्शन हो जाएगा 4 OH वाला। तो मैं देख लेता हूं एक बार, ठीक है ना। B6 को पहले वाले में ना 3 ही OH दिख रहे हैं। पहले वाले का ऑप्शन ऐसे है, पहला वाला कंपाउंड इज लाइक दिस, ये थोड़ी OH बॉन्ड, ये तो OCH3 बॉन्ड है। इस वाले ऑप्शन से थोड़ी रिएक्ट करेगा, इससे रिएक्ट करेगा, इससे रिएक्ट करेगा, इससे रिएक्ट करेगा, 3 मोल CH4, दिस कैन नॉट बी द ऑप्शन। दूसरे वाले में लाइक दिस, एल्डिहाइड बना, इन तीनों से ही हो सकता है, इससे थोड़ी रिएक्शन होगा, ये OH थोड़ी है, तो एल्डिहाइड है। सी वाले में ऑल आर OH, 4 मोल आएगा, दैट कैन बी द ऑप्शन। फिर लास्ट वाले में डी वाले में आपने ऐसे लिखा हुआ, डी वाले में ये 3 ही मोल्स हो सकते हैं, ये थोड़ी हो सकता है। गॉट इट। दूसरा क्वेश्चन है अपने पास C5, मैं C5 चेक करके बता देता हूं भाई, लेकिन आपको क्वेश्चन जरूर सॉल्व करना पड़ेगा अगर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीखना है, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब है कि अपन को सॉलिड मार्क्स मिलना, ठीक है ना। अगर कोई ये सोचेगा कि भाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से अपन बच जाए और फिजिकल से अपने मार्क्स आ जाए, तो वो गलत सोच रहा है। वो सिलेक्शन तो हो सकता है लेकिन उसका रैंक नहीं आएगा, वो 5000 के बाहर ही। अच्छा ठीक है ना। तो एक और ये क्वेश्चन अपन पढ़ लेते हैं, दैट इज कौन सा है C5, HCN रिएक्ट फास्टेस्ट। चलो भाई, एक तो अपन को गिवन है ये, दूसरा अपन को गिवन है ये, थर्ड अपन को गिवन है बेंजोफेनॉल, और फोर्थ मुझे गिवन है एसिटोफेनॉल। मैंने आपको अच्छे से बता रखा है कि अगर कार्बोनाइल ग्रुप बेंजीन से अटैच्ड है तो उसका रिएक्टिविटी बहुत कम हो जाएगा। मतलब इनमें रिएक्टिविटी की बात करते हैं, A, B, C एंड D। सबसे ज्यादा रिएक्टिव ये, क्योंकि इसमें एक ही तरफ से पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो रहा है, इसमें दो तरफ से, इसमें तो मीसोमेरिक है, इसमें तो दो तरफ से मीसोमेरिक है। सबसे ज्यादा रिएक्टिव B, फिर A, फिर D और फिर C, दैट इज द आंसर। बड़ी बॉडी। फिर अब तुम्हारा फिर से क्लास है 4 बजे, तो मैं डी वाला एक क्वेश्चन बता देता हूं, फिर उसके बाद तुम लोग भाग जाओ, ठीक है ना। तो एक D4 बताता हूं और भाग जाओ। पीएच है, CH2 है, C डबल बॉन्ड O है और O और CH3 है। इसको ना CH3MgBr से रिएक्ट करते हैं और एक्सेस लिखा आपने। तो अपन क्या करेंगे, ये वाला तो एस्टर है ना, एस्टर का मतलब क्या हुआ, SN2 रिएक्शन, ये इस पे अटैक करेगा, इसको हटा दूंगा। लो भाई ये रिएक्शन, पीएच है, CH2 है, C डबल बॉन्ड O है और CH3 है। तो बाकी क्या बना, तो अपन ने कहा ये बन जाएगा
क्या बनेगा बाकी, तो अपन लिखेंगे MgBr और एक OCH। अभी ये कीटोन है, कीटोन होगा तो फिर रिएक्ट करेगा CH3 MgBr से, और कीटोन अगर रिएक्ट करेगा CH3 MgBr से तो क्या बनाएगा, तो अपन कहेंगे PHCH2, ये पीएच होगा, फिर CH2 लिखेंगे अपन, CO नेगेटिव, MgBr लिखते हैं, इधर CH3 और इधर भी CH3, फिर हाइड्रोलिसिस करेंगे तो 3 डिग्री अल्कोहल बनेगा। चलो देखते हैं क्या प्रोडक्ट बना। प्रोडक्ट इज, आप आंसर में चेक कर लो इसको, OH बना के आफ्टर हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस होगा तो पीएच होगा, CH2 होगा, COH होगा और 2 CH3 होगा। ये आपका प्रोडक्ट है और ये आपका आंसर होगा, जिसे आप बता सकते हो आंसर के फॉर्म। ये आपका आंसर होगा, डी का आंसर। सो मेरे ख्याल से आंसर उसमें गिवन है, दैट इज बी। आंसर भी बता दो, दैट इज ऑल फॉर नाउ। और अब अपन नेक्स्ट क्लास में सॉलिड स्टेट डिस्कस करने वाले हैं। तो नेक्स्ट क्लास सॉलिड स्टेट, अभी अच्छा, ठीक है। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। फिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी डिस्कस करना है। चलो फिर आज के लिए इतना ही, बाय।